plant is same as thermal power plant. इसको खाली चला उस जगह पर यूज करते हैं जहां पर आबादी ना हो, कम हो। नाभिकीय शक्ति संयंत्र, देखो नाभिकीय शक्ति संयंत्र की अगर बात करें, इसमें थोरियम, प्लूटोनियम, यूरेनियम इसका यूज किया जाता है। भारत में विश्व का 80% थोरियम सिर्फ भारत में, लेकिन थोरियम उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। इफेक्टिव कौन है? यूरेनियम। अभी होता कैसे है? होता ऐसे है दोस्त मेरे कि अगर आपको बॉयलर के पानी को गर्म करना है, इसके पानी को गर्म करना है, बॉयलर के पानी को गर्म करना है, तो गर्म करना होगा तो हीट देना होगा, ऊष्मा चाहिए ना। ये ऊष्मा कैसे मिलेगा? जब यूरेनियम पर न्यूट्रॉन से आप अटैक करवा दीजिए, ये टूट जाएगा बेरियम और क्रिप्टन में, और साथ में 3 न्यूट्रॉन निकलेगा और बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा निकलेगा। और ये क्रिया नाभिकीय रिएक्टर में होती है। ये क्रिया जहां होती है, इस पूरे को हम लोग कहते हैं नाभिकीय रिएक्टर। क्या कहते हैं इस पूरे को? इस पूरे को हम लोग कहते हैं नाभिकीय रिएक्टर। जब यूरेनियम पर न्यूट्रॉन से अटैक करवाते हैं, ये बेरियम और क्रिप्टन में टूटता है और साथ में 3 न्यूट्रॉन निकलता है और ऊष्मा निकलती है। यही ऊष्मा इस पानी को क्या कर देता है? गर्म कर देता है, जिससे बॉयलर का पानी गर्म होकर भाप बन जाता है। फिर भाप वहीं चला जाएगा कहां पर? टरबाइन में। टरबाइन को घुमा देगा, जनरेटर घूम जाएगा, बिजली पैदा हो जाएगी। ठीक है। अब दोस्त मेरे इस यंत्र का, इस पूरे बॉक्स का नाम क्या है? नाभिकीय रिएक्टर। इसमें अब मामला क्या है, इसको थोड़ा और डिटेल में अगर हम पढ़ें, इस नाभिकीय रिएक्टर को अगर हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं, नाभिकीय रिएक्टर, तो ये अगर यूरेनियम 92 to 35, तो इस पर न्यूट्रॉन से दोस्त मेरे अटैक करवाते हैं, ये टूट जाएगा किसमें? बेरियम और क्रिप्टन। साथ में 3 न्यूट्रॉन निकलेगा। अच्छा, ये 3 न्यूट्रॉन दोस्त मेरे निकलेगा, तीनों से फिर अटैक करवा दोगे। एक से अटैक किया तो 3 निकला, 3 से अटैक करवाओगे तो 9 निकले, 9 से अटैक करवाओगे तो 27 निकले, 27 से अटैक करवाओगे तो 81 निकले। ठीक है। अब मामला क्या है, ये 3 न्यूट्रॉन जो निकलेगा, इन तीनों में कौन दो तरीके से हैंडल करते हैं? इसको नियंत्रित करने के लिए, नियंत्रित नहीं करेंगे ना, ये परमाणु बम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? क्योंकि एक नाभिकीय चेन रिएक्शन का फॉर्मेशन हो जाता है 3 से 9, 9 से 27, 27 से 81। तो हम लोग करते क्या है, इसमें से 2 न्यूट्रॉन को हम लोग अवशोषित कर लेते हैं। 2 न्यूट्रॉन को नियंत्रक के द्वारा क्या कर लेते हैं? नियंत्रक अवशोषित करता, नियंत्रक जो है ये अवशोषित करता है किसको? न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लेता है। ये कितने न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लेता है? 2 न्यूट्रॉन। बच जाता है 1 न्यूट्रॉन। इससे फिर हम अटैक करवाते हैं। अटैक करवाते हैं, ये जो न्यूट्रॉन आ रहा होता है, इसको धीमा करने के लिए तेजी से इस पर अटैक कर देगा, तो बम जैसा बिहेव करेगा, उस एनर्जी को आप रोक नहीं पाइएगा, बहुत अधिक ऊष्मा जनरेट कर देगा। इस न्यूट्रॉन को धीमा करने के लिए हम बीच-बीच में मंदक डालते हैं। क्या डालते हैं? ये मंदक के रूप में ग्रेफाइट, H2O, जल, ये सब का उपयोग करते हैं, बेरिलियम, ये सब का उपयोग करते हैं। मंदक का काम है न्यूट्रॉन को धीमा करके अटैक करना, नियंत्रित छड़ का काम है 2 न्यूट्रॉन को क्या करना? अवशोषित करना। इसके बावजूद भी इसमें बहुत अधिक ऊष्मा जनरेट होता है, इसके बावजूद भी इसमें बहुत अधिक ऊष्मा जनरेट होता है। इसमें हम लोग शीतक का उपयोग करते हैं। इसका उपयोग करते हैं, शीतक के रूप में हम लोग सोडियम और पोटेशियम का उपयोग करते हैं। नियंत्रक के रूप में हम लोग बोरॉन, कैडमियम का यूज करते हैं। और मंदक के रूप में हम लोग किसका? H2O, ग्रेफाइट, जल का भी प्रयोग करते हैं। और जब H2O का प्रयोग करते हैं, ऐसे रिएक्टर को स्विमिंग पूल रिएक्टर कहते हैं। अगर H2O का मंदक के रूप में उपयोग करते हैं, ये H2O की बात करोगे, ये सबसे अच्छा मंदक है। H2O क्या है? सबसे अच्छा मंदक है। और जब ये यूज होगा तो इस रिएक्टर का नाम क्या हो जाएगा? स्विमिंग पूल रिएक्टर। और ग्रेफाइट भी एक प्रकार का मंदक है, लेकिन जब ये यूज होगा, इस रिएक्टर का नाम हो जाएगा दोस्त मेरे कौन रिएक्टर? 5 है। सबसे अच्छा मंदक कौन है? H2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। मंदक का काम सिर्फ न्यूट्रॉन को धीमा करना है, न्यूट्रॉन को अवशोषित करना नहीं। और ये जो नियंत्रित छड़ आप देख रहे हैं, इसका काम है न्यूट्रॉन को अवशोषित करना। आइए, शीतक का काम है सिर्फ रिएक्टर को क्या करना? ठंडा करना। और सोडियम और पोटेशियम शीतक के रूप में काम करता है, इसका काम न्यूट्रॉन को अवशोषित करना बिल्कुल भी नहीं है। इसका सिर्फ और सिर्फ काम क्या है? ठंडा करना। और ये जो ऊष्मा है, इसी ऊष्मा को हम लोग कहां लेकर चले जाते हैं? बॉयलर में लेकर चले जाते हैं। इसी से अगर आप मंदक हटा दीजिए, नियंत्रक हटा दीजिए, ये परमाणु बम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? परमाणु बम बन जाएगा। बताओ, ये नियंत्रित अभिक्रिया है कि अनियंत्रित? नियंत्रित नाभिकीय विखंडन है कि संलयन? ये नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया है, और इसकी दक्षता भी कम होती है। 30 से 35% के आसपास की दक्षता होती है, 28 से 30% का तो इसकी न्यूक्लियर पावर प्लांट की दक्षता होती है। ये इसमें ईंधन के रूप में हम लोग थोरियम, यूरेनियम और प्लूटोनियम का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? थोरियम, यूरेनियम और प्लूटोनियम का उपयोग करते हैं। किस चीज के रूप में? मंदक के रूप में हम लोग यूरेनियम, थोरियम और प्लूटोनियम का उपयोग। ईंधन के रूप में हम लोग यूरेनियम, थोरियम और प्लेटिनम का उपयोग करते हैं। भारत में सबसे ज्यादा थोरियम है, विश्व का कितना परसेंट? 80%। और इसका लागत मूल्य है बहुत ज्यादा है। प्रचालन मूल्य सबसे ज्यादा, मतलब चालू अवस्था में रखने के लिए सबसे ज्यादा मूल्य थर्मल पावर प्लांट का लगता है। और सबसे कम किसका लगता है? हाइड्रो पावर प्लांट। इसका दोनों के बीच में है, हाइड्रो से ज्यादा और थर्मल से कम। किससे ज्यादा? हाइड्रो से ज्यादा और थर्मल से कम। किसका है? न्यूक्लियर पावर प्लांट। इसकी दक्षता भी कम है। सबसे ज्यादा दक्षता किसकी है? हाइड्रो पावर प्लांट की है। इसका लागत मूल्य जो है, प्रारंभिक लागत मूल्य सबसे ज्यादा हाइड्रो का है और सबसे कम है थर्मल का। आइए, इसका ही दोनों के बीच में प्रारंभिक लागत इसका भी ज्यादा है, लेकिन सबसे ज्यादा लागत होता है डैम बनाने में। बोलो। और दक्षता सबसे ज्यादा किसका? हाइड्रो पावर प्लांट। परिचालन मूल्य सबसे ज्यादा किसका? थर्मल का। नाभिकीय कई दोनों के बीच में। बोलो। फिर वही
वही मामला होगा, इसका जो हीट होगा हीट एक्सचेंजर में जाएगा, तो वहां पानी को क्या कर देगा, भाप देगा। जो हीट होगा हीट बॉयलर में जाएगा मतलब एक पाइप नुमा आकार में जाएगा। इसमें मान लो पानी जा रहा होगा, इसमें जो है ये हीट एक्सचेंजर में से जाएगा और पानी को क्या कर देगा, भाप बना देगा। भाप बना के फिर वो कहां चल जाएगा, टरबाइन। हीट एक्सचेंजर हम लोग कहते हैं। अभी क्या विद्युतीय शक्ति संयंत्र, न्यूक्लियर पावर प्लांट, एटॉमिक इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, इसमें नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया होता है कि अनियंत्रित? नियंत्रित। परमाणु विद्युत संयंत्र का ईंधन यूरेनियम, प्लूटोनियम और कौन है, थोरियम। इस उत्पादन विधि में नियंत्रित नाभिकीय विखंडन के द्वारा ऊष्मा पैदा किया जाता है जिसमें जलवाष्प बनकर, देखो ना, इस उत्पादन विधि में नियंत्रित नाभिकीय विखंडन क्यों नियंत्रित के द्वारा ऊष्मा पैदा किया जाता है जिससे जलवाष्प बनकर टरबाइन को क्या कहता है, चलाया जाता है। ये हीट एक्सचेंजर है। ये यहाँ देखिए, ये यहाँ से ये कंडेंसर है, बोलिए, कंडेंसर में पानी ठंडा होकर पंप के माध्यम से ये पानी फिर यहाँ आया, फिर ऐसे गया, यही ना हीट दे रहा है। ये रॉड है, ये आपका ग्रेफाइट का रॉड है और ईंधन भी है, तो यूरेनियम का रॉड भी होगा, ग्रेफाइट का रॉड भी होगा। यही हीट एक्सचेंजर है आपका, यहाँ से विखंडन प्रक्रिया होती है, यही इसको देता है पाइप को। इसका पाइप का पानी फिर वाष्प बनकर कहाँ चला जाता है, टरबाइन में, टरबाइन को घुमाता है, फिर यहाँ से वाष्प जो है कंडेंसर के द्वारा पानी बनता है, पानी फिर पंप के द्वारा फिर पाइप में यहाँ आता है, यहाँ फिर इसको हीट मिलता है, फिर भाप बनकर इसमें चला जाता है। फिर जब घूमता है जनरेटर घूमता है, जनरेटर घूमता है, बिजली मिलता है। बोलिए, नहीं समझ में आ रहा है क्या? हाँ, ये हो गया मेरी न्यूक्लियर रिएक्टर। ये हीट इसको देगा, इस पाइप को, पाइप के पानी को गर्म करके वाष्प बना देगा, वाष्प बना देगा, पानी चल जाएगा कंडेंसर, कंडेंसर होते हुए फिर इसमें आ जाएगा पंप के माध्यम से, ये साइकिल चलते रहेगा। ये जब घूमेगा तो कौन घूमने लगेगा, जनरेटर। देखिए इसमें भी आपको समझ में आ जाएगा। ये आपका पानी ऐसे आ रहा है और यहाँ ये आपका हीट का पाइप है ना। हीट का पाइप में तो बहुत तेज ऊष्मा जा रही होगी, यहाँ से जो पानी जा रहा होगा इस चैम्बर में, इस चैम्बर के पानी को क्या बना देगा, भाप। भाप बना देगा, कहाँ चल जाएगा, टरबाइन में, टरबाइन से कहाँ जाएगा, कंडेंसर में, कंडेंसर से फिर बॉयलर में। यही एक्सचेंजर कर दो इसको, यहाँ से फिर पानी स्टीम टरबाइन में, फिर ऐसे साइकिल बनते रहेगा, यहाँ से फिर क्या चलने लगेगा, जनरेटर। संसार में थोरियम के पूर्ण भंडारण का कितना परसेंट भारत में है, 80%। यहाँ बेस लोड संयंत्र के रूप में प्रयोग किया था। बेस लोड से अधिक लोड पर अगर तुमको चलाना है ना, थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट का प्रयोग करते हैं। हाइड्रो पावर प्लांट में जैसे ही पानी का सप्लाई बढ़ेगा, स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। इसकी दक्षता 30 से 35%। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का रखरखाव लागत डीजल ऊर्जा संयंत्र से ज्यादा, क्योंकि बेहद कुशल कर्मियों की आवश्यकता है, कभी से भी अल्फा बीटा गामा, सबसे ज्यादा कुशल कारीगर किसमें चाहिए, न्यूक्लियर पावर प्लांट। परमाणु विद्युत संयंत्र में ऊर्जा की विद्युतीय इकाई क्या होती है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पूंजी लागत प्रति मेगावाट घंटा न्यूक्लियर पावर प्लांट से क्या होता है, ये अधिक होता है कि कम, लागत प्रति मेगावाट इसमें अधिक होता है। लेकिन जिसके पास है ऑलरेडी यूरेनियम, उसकी लागत बहुत ही कम है। हम लोग चंदन खरीदेंगे तो बहुत महंगा होगा, लेकिन जिसके पास चंदन का उत्पादन हो रहा है वहां पर बहुत सस्ता हो जाए। नाभिकीय रिएक्टर संयंत्र के भाग है। पहला है नाभिकीय रिएक्टर। नाभिकीय रिएक्टर यही पूरा हुआ हो। नाभिकीय रिएक्टर इस संयंत्र का मुख्य भाग होता है जिसमें ईंधन भरा होता है। यह एक पात्र होता है, एक बॉक्स होता है। इस पात्र में नाभिकीय विखंडन कराया जाता है। इसके उपरांत ऊष्मा क्या होती है, उत्पन्न होती है। यही हमारा नाभिकीय रिएक्टर है और इसी में हम लोग नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया करवाते हैं। ये पूरा का पूरा जो है, ये पात्र जो आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा पात्र आपका क्या है, नाभिकीय रिएक्टर है। क्या ये कहता है, इस पात्र में नाभिकीय विखंडन कराया जाता है जिसके उपरांत ऊष्मा उत्पन्न होती है। हीट एक्सचेंजर वही हो गया। हीट एक्सचेंजर का काम क्या होगा, पानी को वाष्प में बदलना। रिएक्टर में उत्पन्न ऊष्मा का उपयोग करके पानी को भाप में क्या करता है, बदल देता है। ये हो गया आपका हीट एक्सचेंजर। मंदक न्यूट्रॉन की गति को क्या करता है, धीमा करने के लिए मंदक का प्रयोग किया जाता है। मंदक के रूप में हाइड्रोजन, ग्रेफाइट, भारी जल, बेरिलियम आदि का प्रयोग किया जाता है। मेनली किसका उपयोग करते हैं, ग्रेफाइट और भारी जल। जब रिएक्टर मंदक के रूप में भारी जल का उपयोग करता है तो उसे कौन रिएक्टर कहते हैं, स्विमिंग पूल रिएक्टर। और जब ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं तो उसे कहते हैं एटॉमिक पाइल रिएक्टर या पाइल रिएक्टर के नाम से जानते हैं। गैस कूल्ड रिएक्टर, GCR, गैस कूल्ड रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में केवल किसका उपयोग होता है, ग्रेफाइट। अगर आप गैस से कूल करते हैं, ग्रेफाइट चूंकि ठोस के रूप में होता है तो गैस में जल्दी मिलेगा नहीं। द्रव के रूप में, जैसे मंदक के रूप में तुम T2 ले लो, तो द्रव के रूप में होता है, द्रव और गैस में बहुत ज्यादा शेयरिंग हो जाएगा। जबकि ठोस लोहा का गैस से मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन द्रव तो गैस से मिल जाएगा। इसलिए जब भी आप गैस के द्वारा कूलिंग कर रहे हो, हाइड्रोजन गैस के द्वारा या अन्य गैस के द्वारा, वहां पर आपको मंदक के रूप में किसका उपयोग करना है, ग्रेफाइट का। क्यों, क्योंकि ग्रेफाइट क्या है, ठोस है। T2 का प्रयोग करिएगा, T2 क्या है, द्रव। भारी जल एक प्रकार का क्या है, द्रव। नियंत्रित रॉड, इसका उपयोग उत्पन्न अतिरिक्त न्यूट्रॉन, जो 2 न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा उत्पन्न हुआ है, वो सोखने के लिए किया जाता है। कैडमियम तथा बोरॉन की छड़ों का उपयोग नियंत्रित छड़ के रूप में करते हैं। जब नियंत्रित रॉड को रिएक्टर में प्रवेश करवाया जाता है तो गुणक कारक, एक गुणक कारक होता है जो एक से क्या होता है, कम। यानी ये गुणक कारक टेंपरेचर को बताता है। उस टाइम हम लोग नियंत्रित छड़ डालते हैं जिस टाइम टेंपरेचर क्या हो, कम। जब टेंपरेचर एक बढ़ गया, एक बार 3 का 9 का 27 होने लगा, तो फिर नियंत्रित छड़ डालने का कोई मतलब नहीं है। गुणक कारक हमारे टेंपरेचर को बताता है। किसको बताता है, जब कम टेंपरेचर हो तब हम लोग को नियंत्रित छड़ डाल देना चाहिए। शीतक, शीतक का काम क्या है, अगर भारी जल शीतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। भारी जल भी शीतक के रूप में प्रयोग किया जाता है, लेकिन भारी जल मेनली किसके रूप में प्रयोग करते हैं, मंदक के रूप में। इस रिएक्टर में सोडियम तथा पोटेशियम के द्रवित मिश्र धातु किसका कार्य करता है, शीतक। लेकिन कभी-कभी हम लोग किसका उपयोग करते हैं, भारी जल का। भारी जल का काम एक तो न्यूट्रॉन को धीमा करना है, दूसरा शीतल करना भी। विखंडन द्वारा पैदा की गई ऊष्मा जैसे ही मुक्त होती है, उसे जितना हो सके उतना तेजी से निकालने के लिए रिएक्टर में किसका प्रयोग करते हैं, कूलेंट का। अच्छे शीतक, अगर आप कूलेंट तेजी से निकाल दीजिएगा तो रिएक्टर बहुत ज्यादा गर्म नहीं होगा, तो ऊर्जा अगर बहुत अधिक समय तक स्टोर रह जाएगा तो रिएक्टर आपका क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। रिएक्टर बर्बाद हो जाएगा तो अल्फा बीटा गामा किरण निकलने लगेगा, जिससे वहां के रहने लोगों को क्षति होगा। अच्छे शीतक में न्यूट्रॉन अवशोषित करने की क्षमता कम हो, जिसका जो काम है वही करेगा। शीतक का काम है ठंडा करना, ठंडा करेगा। नियंत्रक का काम है न्यूट्रॉन अवशोषित करना, न्यूट्रॉन अवशोषित करेगा। मंदक का काम है न्यूट्रॉन को धीमा करना, धीमा करेगा। शीतक का काम क्या है, ठंडा करना। मंदक का काम क्या है, धीमा करना। नियंत्रक का काम क्या है, न्यूट्रॉन को अवशोषित करना। जिसका जो काम है वो करेगा, जिसका जो काम नहीं है वो काम नहीं करेगा। क्लियर है। परावर्तक, रिफ्लेक्टर। रिफ्लेक्टर नाभिकीय रिएक्टर परावर्तक का उपयोग न्यूट्रॉन को क्या करने के लिए, परावर्तित करने। अगर मान लो आप न्यूट्रॉन को यहाँ पर अटैक करवाते हैं, न्यूट्रॉन का अटैक करवाते हैं, न्यूट्रॉन आपका इधर चला जाता है। मान लीजिए न्यूट्रॉन आप यहाँ से भेजे, न्यूट्रॉन इधर की ओर मूव कर गया, यहाँ पर हमें परावर्तक लगा देते हैं, तो न्यूट्रॉन को फिर से कहाँ लेके जाएगा, कहाँ लेके जाते हैं, चारों तरफ से परावर्तक लगा देते हैं। जब भी ये न्यूट्रॉन यहाँ से छूटेगा, एक न्यूट्रॉन हर हाल में इस पर क्या करेगा, अटैक करेगा। इसका काम मेनली क्या है, परावर्तक। नाभिकीय रिएक्टर परावर्तक का उपयोग न्यूट्रॉन को क्या करने के लिए, परावर्तित करके अटैक करवाने के लिए किया जाता है। इसका लाभ बताओ, इसमें सबसे क्या आवश्यकता है कि ज्यादा ईंधन परिवहन लागत कम है। जहां तुम 10 ट्रक कोयला लेकर जाओगे वहां 1 किलोग्राम यूरेनियम में काम चल जाएगा। ईंधन कम है तो लागत परिवहन का कम होगा करेगा। मोटरसाइकिल से ले जाएंगे, ट्रक से ले जाएंगे तो फर्क नहीं है। मौसम से प्रभावित नहीं होगा। कोयला है, बहुत ज्यादा पानी में भीग जाएगा, चलेगा। ये है क्या बोलते हैं, हाइड्रो पावर प्लांट है, तो
इसमें निम्न मूल्य की पर शक्ति प्राप्त होती है, कम पैसा में ही काम हो जाता है। जहां 50 ट्रक कोयला लगेगा वहां 1 किलोग्राम यूरेनियम में काम चल जाएगा। इसका प्रचालन अधिक विश्वसनीय होता है, लेकिन भैया इसमें रिस्क सबसे ज्यादा होता है। इसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट हानि इसका देखो क्या क्या, आरंभिक लागत बहुत अधिक है, लेकिन हाइड्रो से कम है। रेडियो विकिरण का खतरा है, अल्फा बीटा और गामा। इसका अनुरक्षण मूल्य उच्च होता है, अनुरक्षण मतलब सुरक्षा रखने का मूल्य जो है वो उच्च है। प्रचालन के लिए कुशल श्रमिक की आवश्यकता है, कोई भी इसका प्रचालन नहीं कर सकता। कचरा निस्तारण एक बड़ी समस्या है, क्योंकि जो कचरा आप निस्तारित कीजिएगा, कचरा जो छोड़िएगा उसमें अल्फा बीटा और क्या निकलेगा, गामा। थोड़ा सा भी अगर यूरेनियम बचा हुआ है तो क्या निकलेगा, अल्फा बीटा और गामा। इसको किया क्या जा रहा था ना, बहुत जगह मूवीज वगैरह में भी, अगर आप मूवी देखने के शौकीन होंगे, बहुत सारे मूवीज में ऐसा दिखाया जाता है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट का जो कचरा है जमीन के अंदर फिल्टर करके, मतलब चार्ज कर दिया जाता है जमीन के अंदर। तो चार्ज कर देने से वहां का पानी जो है वो दूषित हो जाता था, इसीलिए बहुत जगहों पर इसको बंद कर दिया गया। क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट का कचरा जो है सबसे ज्यादा समस्या इसी का यही है कि कचरा का निस्तारण। तो कचरा अगर आप मान लीजिए जमीन में चार्ज कर दीजिएगा तो पानी तो दूषित हो जाएगा, उस एरिया में रहना भी, हम बहुत सारा मूवीज इस पर बना हुआ है। कहते हैं अब आ जाओ इधर, प्रारंभिक लागत बताओ सबसे अधिक किसमें, ताप शक्ति संयंत्र का, जल और नाभिकीय संयंत्र से, जल और नाभिकीय संयंत्र से कम, यानी सबसे कम के कौन, प्रारंभिक लागत सबसे कम के तापीय शक्ति संयंत्र सबसे अधिक के कौन, इसका दोनों के बीच में हाइड्रो से कम, क्योंकि हाइड्रो का सबसे ज्यादा, हाइड्रो से कम और ताप से अधिक, सबसे कम किसका, देखो जल और नाभिकीय संयंत्र से कम, यानी सबसे कम किसका, सबसे अधिक किसका, इसका दोनों के बीच में। तो बांध बनाना पड़ेगा, इसमें तो कोयला लगा, आग लगाओ, काम चालू हो जाएगा। इसमें बहुत सारा सुरक्षा का फैक्टर को ध्यान में रखना होगा, नहीं तो पता चला वही नाभिकीय रिएक्टर परमाणु बम बन जाएगा। कहते हैं रनिंग लागत मतलब सबसे अधिक किसमें होगा, हेलो, प्रारंभिक लागत सबसे कम किसमें, थर्मल पावर प्लांट में, सबसे ज्यादा इसमें, इसमें दोनों के बीच में, इसमें रनिंग लागत सबसे ज्यादा किसमें, क्योंकि इसमें कोयला लगेगा आपका, और नगण्य या सबसे कम किसमें, इसमें दोनों के जल से अधिक और तापीय से कम। इसमें आइएगा रखरखाव और लागत, रखरखाव लागत जो है सबसे अधिक किसमें, अधिक किसमें, सबसे अधिक किसमें, सबसे अधिक रखरखाव में न्यूक्लियर पावर प्लांट में ना। इसमें तो साफे नहीं है, रखरखाव में कोई लागत ही नहीं है। इसमें कोयला को अच्छे से रखना होगा, प्रदूषण को निपटान करना होगा, इसमें तो साफे बढ़िया से रखना होगा, नहीं तो कभी वो परमाणु बम का रूप ले लेगा। सबसे ज्यादा रखरखाव का लागत किसमें होगा, नाभिकीय। ईंधन ट्रांसपोर्ट करना सबसे महंगा इसी का होगा, इसमें तो ईंधन ट्रांसपोर्ट करना ही नहीं है। आज इसका कम होगा कि ज्यादा, यहाँ 10 ट्रक कोयला लेके जाओगे, यहाँ 1 किलोग्राम यूरेनियम लेके जाओगे, सबसे कम हो जाएगा। बोलो दक्षता 28 से 30%, सबसे ज्यादा दक्षता किसका होगा, ताप शक्ति संयंत्र, जल शक्ति संयंत्र। दक्षता सबसे अधिक किसका होगा, हाइड्रो का। प्रदूषण सबसे ज्यादा, इसमें प्रदूषण होगा, यहाँ युक्त नहीं होगा, मुक्त होगा। टाइपिंग एरर, युक्त होगा कि मुक्त होगा, मुक्त होगा। कर दिए, बताओ शक्ति का स्रोत इसका क्या है, कोयला, इसका किसका, बताओ स्थान, जहाँ कोयला भी उपलब्ध हो, बॉयलर के लिए पानी भी उपलब्ध हो, इसमें जहाँ बांध दिया जाना इसका, उजाड़ क्षेत्र जहाँ कुछ नहीं हो, जहाँ कुछ नहीं हो, उजाड़ समझते हो ना, कहते फलना जगह तो उजड़ गया, मतलब जहाँ कुछ नहीं। भार का प्रकार बेस लोड पर ही चलेगा, हाईवे बेस लोड पे चलेगा, मतलब अधिक लोड पे अगर चलाना है तो किस पे चलाना होगा, हाइड्रो पावर प्लांट ना, क्लियर, बोले हाँ। नाभिकीय विखंडन में सीसा निकलता है कचरा के रूप में, और नाभिकीय विखंडन में अगर यूरेनियम की थोड़ी सी भी मात्रा बच गई तो गामा किरण निकलेगा, जिससे चमड़े का कैंसर। क्लियर, नाभिकीय रिएक्टर का कचरा तो सबसे बड़ा है उसका सीसा, क्योंकि तुम पढ़ाओगे नाभिकीय रिएक्टर अंतिम उत्पाद यूरेनियम, नाभिकीय विखंडन का अंतिम उत्पाद क्या है, सीसा। और सीसा ऐसा चीज है नॉन बायोडिग्रेडेबल, आप देखते होंगे पेट्रोल पंप पे लिखा रहता है सीसा रहित पेट्रोल यहाँ मिलता है, ठीक है। तो सीसा जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल, वो सबसे बड़ा प्रदूषण है। अगर वो पानी के साथ मिल गया और आपके चापाकल या आपके मोटर के साथ आप तक पहुंच गया तो सबको कैंसर हो जाएगा। तो दूसरा क्या, अल्फा बीटा और गामा, इससे ज्यादा प्रदूषण क्या हो सकता है, गामा किरण निकलेगा तो कोई बचेगा। गामा का तरंग जो होता है सबसे कम होता है, ऊर्जा सबसे अधिक, सबसे अधिक किसी विकिरण का ऊर्जा है वो किसका है, तरंग भले ही सबसे कम होता है, तरंग के अलावा सब कुछ उसका सबसे ज्यादा होता है। तो जबकि गामा किरण का उपयोग कैंसर के उपचार में भी करते हैं, कोशिकाओं को के अनियंत्रित विभाजन को रोकने के लिए, कोशिकाओं को मारने के लिए। लेकिन जब कैंसर नहीं है तब जब गामा किरण आएगा तो हमारे गुड सेल्स को मार देगा। कैंसर क्या है, अनियंत्रित कोशिका विभाजन जब होने लगता है शरीर में, मृत कोशिकाएं जमा होने लगती है, जिस हिसाब से कोशिका मरता है उस हिसाब से वो डिकम्पोज होकर बाहर नहीं निकल पाता है लाइसोसोम के द्वारा, तब जाके वहां जो है लाइसोसोम ही आत्महत्या की थैली है। साफ सुथरा करने का काम शरीर में कौन करता है, लाइसोसोम। जब वो साफ नहीं कर पाता, पता चला उसका काम है यहाँ डेली 20 ट्रक प्रदूषण कचरा आने लगा, तुम्हारी कैपेसिटी है 1 ट्रक कचरा, भोरे भोरे अपना 2 घंटा में सिर्फ लोड कर ले, 1 ट्रक की जगह 20 ट्रक आएगा, क्या होगा, कचरा जमा होना शुरू हो जाए, वही तो कैंसर है। जब आपका कोशिका विभाजन जो है, कहते हैं लाइसोसोम को क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली। डिकम्पोज करने का काम, साफ सफाई का काम कोशिकाओं का कौन करता है, लाइसोसोम। जब आपका अनियंत्रित कोशिका विभाजन होने लगेगा तो जितना कोशिका विभाजित होकर मरेगा, नॉर्मल शरीर में 10 वो मरेगा 500, 1000, फर्स्ट स्टेज में जाओगे 1000 मरेगा, दूसरे स्टेज में जाओगे 5000 मरेगा, थर्ड स्टेज में जाओगे 10000 मरेगा। लाइसोसोम बेचारा सोचेगा इसको साफ करूंगा, साफ होगे नहीं करेगा, कचरा जमा होता जाएगा, मृत कोशिकाएं जमा होती जाएगी, वही घाव आपको दिखाई, घाव मतलब क्या, मृत कोशिका, अगर हम जान नहीं है वही आपको घाव का रूप में दिखाई देगा, धीरे-धीरे उसी को हम कैंसर कर देते हैं। अब उसका कोशिका विभाजन को रोक ही नहीं पाते, लाइसोसोम हम पैदा थोड़ी कर देंगे, नहीं कर पाते। हम लोग क्या करते हैं ना कि जितनी मृत कोशिकाएं हैं कीमोथेरेपी के द्वारा उसको मार देते हैं, जो थोड़ा बहुत भी जानदार होता है उसको मार के उसको निकालने की कोशिश करते हैं, और उसी कोशिश में हम लोग गामा किरण का उपयोग करते हैं। गामा किरण का उपयोग है मेनली खराब सेल्स को मार देना, सेल्स को मार देना। जहां पर यहाँ पर कैंसर है मान लो, यहाँ पर गामा किरण देंगे, यहाँ क्या वो सारा सेल मर जाएगा, तो उसका जब सेल मर जाएगा तो उसका विस्तार नहीं होगा। लेकिन अगर नॉर्मल आदमी के शरीर पर गामा किरण पड़ जाए तो गुड सेल्स को मार देगा ना। गामा किरण सोचिए, डेली अगर आप गर्म पानी से भी नहाते हैं, डेली गर्म पानी से नहाइए तो आपका गुड सेल्स मर जाएगा, गुनगुने पानी से नहाइए, लेकिन गर्म पानी से डेली नहाइएगा तो गुड सेल्स मरेगा, गुड सेल्स मरेगा तो आपका चेहरा सूखा सूखा लगेगा, धीरे-धीरे आपको बहुत सारी बीमारियां जो है घेर लेंगी। अभी आप देखिएगा जो आदमी कभी बाहर नहीं निकला रूम से, कोई काहे उसको बाहर निकाल दीजिए, उसके पास वो सेल्स नहीं है जो बाहर के सेल्स से टकरा सके, तो आदमी जल्दी बीमार हो जाए, तुरंत उसको सर्दी खांसी बुखार आ जाए। तो कहने का मतलब तो उसमें ये है कि अनियंत्रित कोशिका विभाजन जो होता है, गामा किरण पहले तो उससे अगर रह गया तो गामा किरण कैंसर के उपचार के लिए ठीक है, लेकिन नॉर्मल आदमी को गामा किरण मिलेगा तो क्या करेगा, उसके सेल्स को मारेगा, सेल्स को मारेगा तो सेल्स मरना शुरू हो जाएगा, तो जमा होना शुरू हो जाएगा, जमा होना शुरू हो जाएगा तो कैंसर का उपचार नहीं, कैंसर होना शुरू हो जाएगा। बोलो, तो इसलिए कहते हैं कि नाभिकीय कचरे का निपटान जो है सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, ठीक है। और कुछ पूछना तो
अब आ जाते हैं सौर ऊर्जा संयंत्र। ठीक है, मोदी जी का 2024 के इलेक्शन के बाद का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट यही है, सौर ऊर्जा संयंत्र। सौर ऊर्जा संयंत्र क्या है? कुछ नहीं है, इसमें आइंस्टीन साहब ने अपना दिमाग लगाया, जिसके लिए वो बेचारे को नोबेल में मिला। प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना को उन्होंने खोजा था। इसको खोजा था, उन्होंने कहा कि प्रकाश क्योंकि कभी न खत्म होने वाला ऊर्जा का स्रोत है, अक्षय ऊर्जा का स्रोत है, और ऊर्जा का स्रोत है, अक्षय ऊर्जा का स्रोत है, उसको हम विद्युत में कन्वर्ट कर सकते हैं, उससे हम लोग बैटरी चार्ज कर सकते हैं। इसी के लिए उनको नोबेल मिला। बात उचित भी था, नोबेल देना एकदम सही भी था, लेकिन ये खोज किया था हार्ड ने 1903 में, इसकी व्याख्या 1905 में आइंस्टाइन ने किया, इसके लिए 1921 में नोबेल मिला था आइंस्टाइन। आप फिजिक्स पढ़े होंगे तो वहां भी पढ़ाए होंगे, लेकिन यहाँ आप इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़िए। अभी देखोगे अधिकतर जगहों पर सोलर पैनल लगाया जा रहा है मोदी जी के द्वारा, सरकार के द्वारा, और उसमें सरकार जो है 90-90 हजार 1 लाख रुपए सब्सिडी दे रही है। सोलर पावर प्लांट की स्थापना हो रही है। अब इसमें होता क्या है, ये कितना सुंदर चीज है देखो, कि अब हम लोगों को ना बांध बनाने की जरूरत है, ना कोयला का जरूरत है, ना न्यूक्लियर पावर प्लांट का जरूरत है, तीनों में से किसी चीज की जरूरत नहीं, और हम बहुत आसानी से बिजली को एक्सेस कर पाए। लेकिन इसकी लागत, कॉस्ट जो है, प्रारंभिक लागत जो है इसकी बहुत ज्यादा है। प्रारंभिक लागत जो इसकी है वो बहुत ज्यादा है, जिसके कारण बैटरी तो कितना महंगा है। ये बैटरी आप लोगे ना, हमको लगता है 150 एम्पियर का लगभग 13 से 14 हजार, 20 हजार, 18 हजार। 200 एम्पियर का लोगे तो हमको लगता है 17 से 18 हजार रुपए के आसपास लगेगा। हम लिए अभी 150 एम्पियर का हमको लगता है 12,500 रुपए उठा दिया, 40 को बैटरी लिया 5.5 लाख का, 13,000 रुपए उठा दिया है साइड का। और वही 200 एम्पियर का लोगे तो 17 से 18 हजार। ये बैटरी का, ये बैटरी उसका उम्र भी कम है, 2 साल की उम्र तो 6 साल तक है, लेकिन चलता नहीं है। अब उसमें सुधार किया गया, जैसे अब ये वाला बैटरी है, ये बैटरी जब कोचिंग खुला था उस टाइम आया था, आज तक हम इसका पैसा पे नहीं किया, इसका मतलब नहीं आया होगा। ये सारा बिल हम ही पास करते हैं। मेरे पास तो आता ना कि सर बैटरी वाला है 50, मेरे पास ऐसा नहीं आया। मान लो एक बार आया भी होगा तब भी 2 साल चला, मान लेते एक बार आया, वैसे आया नहीं है, लेकिन अगर मान लेते कि आया भी होगा तब भी एक बार से ज्यादा नहीं आया होगा, फिर भी 2 साल चला। 2 साल चला। इस बैटरी की कीमत लगभग 250 से 300 के आसपास होता है। 300 mAh का बैटरी है, 300 mAh का बैटरी, ठीक है। तो 300 हम लोग कहते हैं जितना mAh का बैटरी आपके मोबाइल में 3000 mAh, आपके मोबाइल में 5000 mAh का बैटरी हो, ये अकेले 3000 का, दूसरे लेना 6000 का हो जाए। तो सरकार ने क्या किया, बैटरी पर टैक्सेस कम कर दिए। टैक्स तो चला इतना ज्यादा कि अगर 17,000 का बैटरी है, 18,000 का या 20,000 का है तो 28% टैक्स जोड़ लो, कितना होगा? 20,000 रुपए की बैटरी पर 28% टैक्स सरकार को देना है, कितना होगा? लगभग 6,000। 28,000 की बैटरी खरीदो, 6,000 सरकार को दो। 30,000 की बैटरी खरीदो, 30% कर दो, 6,000 सरकार को दो। 14,000 में मैन्युफैक्चरर है, होलसेलर है, रिटेलर है, तब 14,000। सरकार कुछ नहीं करेगी, बस ये बैटरी में 14,000 ले लेगी। अब उनको करना क्या है, उनके लिए आप जो सुविधा उपलब्ध करवाते हैं, जैसे रोड है, बिजली है, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह के लिए, वो सब का कॉस्टिंग जोड़ते हुए 6,000 रुपए ले लेता है। तो अब सरकार ने उसको कम कर दिया, और बैटरी में भी सुधार है। ये अगर इको बैटरी हम ले लें, जो प्राथमिक सेल है, अगर बैटरी हम ले लें तो डेली 2-3 दिन पे हमको एक झोला बैटरी फेंकना पड़ेगा, क्योंकि ये बैटरी को क्लास नहीं दिखता है। अब बैटरी की कैपेसिटी बढ़ गई, बैटरी हमको लगता है एक बार चार्ज कर देंगे 2 से 3 घंटा आराम से चलता है, 2 बार बदलेंगे तो पूरा दिन खत्म हो जाएगा, बहुत आसानी से क्लास चलेगी। अब बैटरी का आप देखिएगा, जितना लिथियम आयन बैटरी आ गया, आप जैसे जो बैटरी हम लोग यूज करते थे लैपटॉप में लिथियम आयन बैटरी यूज करते हैं, मोबाइल में देखो सुबह चार्ज करते हो रात तक चलता है, 2 दिन तक चलता है। लिथियम आयन बैटरी उस समय जब टैक्सेस को कम कर दिया गया, तो वो मार्केट में आ गया। जो पहले सिर्फ लैपटॉप में आया करता था, अब वो गाड़ियों में आने लगेगा। गाड़ियों में आने लगेगा तो उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, ये बढ़ जाएगी। जैसे लैपटॉप देखिएगा एक दिन चार्ज करते हैं, मोबाइल एक दिन चार्ज करते हैं, 2 दिन यूज करते हैं ना, वैसे ही रिक्शा का भी हाल है। धीरे धीरे उसकी बैटरी की क्वालिटी में और सुधार आ जाएगा, और उसको हम लोग चार्ज कर पाएंगे सूर्य के प्रकाश से, तब जाके पूरा देश जो है जीरो इलेक्ट्रिक बिल पे आएगा। भाई मोदी जी कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी कहती है कि हम बिजली बिल कम कर देंगे, हम जीरो कर देंगे। मोदी जी का कहना है, तू कह रही है हम कम करेंगे, और दूसरा कह रहा है हम जीरो करेंगे, ठीक है। तो नेता लोग के यही होता है, उठाएगा हम महिलाओं को 2,500 देंगे, तो कहेगा हम 5,000 देंगे। कहने का मतलब ये तो ऐसे ही लोकतंत्र तो ऐसे ही चलता है। लेकिन उसमें समझो कि बहुत जगह सरकार ऐसा काम करती है, अगर महिलाओं को पैसा ना दे करके स्किल डेवलपमेंट का काम अगर तेजी से किया जाए तो कितना बढ़िया होगा। लेकिन स्किल डेवलपमेंट का काम हो तो रहा है, लेकिन हो नहीं रहा है। स्किल इंडिया के नाम पर सरकार की बहुत अच्छी सोच थी, बहुत अच्छी पहल थी स्किल इंडिया, लेकिन स्किल इंडिया का कोई हमको नहीं लगता किसी युवा के पास सिर्फ सर्टिफिकेट होगा, काम एक आध वही सिखाओ। स्किल इंडिया से कौन जुड़ा है? देखो एक दो बच्चे जुड़े, दिखा है कि खाली सर्टिफिकेट लिया है, खाली सर्टिफिकेट लिया, हाँ कोई नहीं सिखा, क्योंकि कितनी सारी योजनाएं उसमें पड़ी हुई है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अब हम लोग जो काम करेंगे वो एक सोलर प्लेट लेंगे, क्या लेंगे? सोलर प्लेट में सिलिकॉन होता है, क्षारीय धातु का ये प्लेट होता है। क्षारीय धातु बोले तो फॉस्फेट, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, उसका ये प्लेट होता है। इस पर जब हम सूर्य का प्रकाश देते हैं, ये इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करता है। किसका उत्सर्जन करता है? आज जब ये इलेक्ट्रॉन बैटरी में जाके स्टोर होता है, हमारा बैटरी क्या हो जाता है? चार्ज हो जाता है। जब ये इलेक्ट्रॉन बैटरी में जाके क्या होता है? स्टोर होता है, तो हमारा बैटरी क्या हो जाता है? चार्ज। ये प्रकाश है, प्रकाश से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होने लगा, तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह विद्युत धारा ना है वो। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना पर सोलर प्लेट काम करता। हम लोग फोटोवोल्टिक सेल भी करते हैं, आगे बात करेंगे इसका क्या मामला है। और इसकी खोज हर्ट्ज ने 1903 में किया, जिसकी व्याख्या आइंस्टाइन ने 1905 में किया, जिसके लिए 1921 में नोबेल मिला किसको? आइंस्टाइन। इससे प्रकाश का कण गुण का व्याख्या होता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना के द्वारा प्रकाश के कण गुण की व्याख्या होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एक प्रकार का क्या है? कण है। तो प्रकाश से ये कण निकला, इससे कण गुण की व्याख्या होती है, तो किया किसने? आइंस्टाइन। इसने क्या था? सोलर पावर प्लांट जो होता है इसमें जीरो प्रदूषण है। प्रदूषण है क्या? सूर्य के प्रकाश में कोई प्रदूषण है, तो इसमें जीरो प्रदूषण है। इसका पहले तो लागत मूल्य ज्यादा होता था, लेकिन अब इसका लागत मूल्य क्या है? उतना ज्यादा नहीं है। पहले इसका लागत मूल्य क्या होता था? अधिक होता था। और इसमें जीरो प्रदूषण है। इसको आप, इसमें बहुत सारा व्यवधान भी है। मान लो सूरज की रोशनी नहीं मिली, मतलब आपको ये 2 दिन तक मान लो नहीं आया, सूर्य की रोशनी नहीं पड़ी थी, आपको अधिक देर तक सप्लाई दे पाएगा क्या? पता चला कि 2 दिन ठंडा है, सूर्योदय हो भी नहीं किया। इसको ऐसा भी नहीं है कि आप दूसरा कोई सोर्स से प्रकाश डाल दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा।
उसके लिए भी एक न्यूनतम आवृत्ति, एक न्यूनतम ऊर्जा, एक न्यूनतम तरंगत का प्रकाश दीजिएगा तभी होगा। उस न्यूनतम आवृत्ति, न्यूनतम ऊर्जा, न्यूनतम तरंगत जिस पर ये घटना घटित होती है, उस ऊर्जा आवृत्ति या तरंगत को देहली आवृत्ति, देहली ऊर्जा या देहली तरंगत कहते हैं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहते हैं। वह न्यूनतम आवृत्ति ऊर्जा या तरंगत जिस पर वह न्यूनतम आवृत्ति ऊर्जा या तरंगत का प्रकाश जिस पर ये घटना घटित होती है, उसको हम लोग देहली आवृत्ति, देहली ऊर्जा या देहली तरंगत कहते हैं। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। आप जो कहिएगा कि हम यहाँ पर बल्ब चला देंगे, प्रकाश पड़ेगा, ये बैटरी वाला चार्ज हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अब वह न्यूनतम आवृत्ति ऊर्जा या तरंगत देखिए, उसके पास है, उसका नाम है सूर्य। और किसी के पास उतना तीव्रता का प्रकाश, ये जब भी होगा सूर्य के प्रकाश में ही आपका बैटरी चार्ज होगा, बाकी दूसरा कोई ऑप्शन। बहुत सारे लोग भी सोचते होंगे कि अगर सर यहाँ से बैटरी चार्ज करें, यहाँ से वो बल्ब ले जाके लगा दीजिए, रेगुलर साइकिल में हमारा काम होगा तो नहीं होगा, क्योंकि वह न्यूनतम आवृत्ति ऊर्जा या तरंगत जिस पर ये घटना घटित होती है, उसको देहली ऊर्जा, देहली आवृत्ति, देहली तरंगत कहते हैं। और वह न्यूनतम से न्यूनतम अगर किसी के पास है, किसके पास है, किसके पास है, सूर्य के पास। तो ये घटना केवल केवल किस प्रकाश की उपस्थिति में होगा, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। और इससे कण गुण की व्याख्या होती है कि तरंग गुण, कण गुण की व्याख्या होती है, और इसमें कोई प्रदूषण नहीं होता है। और ये जो प्लेट होता है क्षारीय धातु का होता है, इसमें सिलिकॉन और चांदी का तार होता है। किसका तार होता है? उस पर हम लोग सिलिकॉन का प्लेट होता है, चांदी का तार होता है। समझे? इसका प्लेट होता है, सिलिकॉन का प्लेट होता है, और चांदी का क्या होता है? तार होता है। अब देखो, कहते हैं सौर ऊर्जा संयंत्र। सूर्य एक विशाल स्रोत है ऊर्जा का, सही बात है, विशाल है, सबसे विशाल स्रोत है। सबसे विशाल स्रोत ऊर्जा का कौन है? कौन है? कौन है? सूर्य सबसे विशाल ऊर्जा का स्रोत है, इससे ज्यादा विशाल ऊर्जा का स्रोत नहीं। अक्षय ऊर्जा का स्रोत कौन है? सूर्य हो गया, पवन हो गया, वायु, वायु कब खत्म होगा, ये सब अक्षय ऊर्जा का स्रोत। सूर्य से उत्सर्जित होने वाला ऊर्जा विकिरण को कौन ऊर्जा कहते हैं? ये जो ऊर्जा विकिरण सूर्य से आएगा, इस विकिरण को कौन ऊर्जा कहते हैं? सौर ऊर्जा विकिरण कहते हैं। सौर ऊर्जा पर आधारित उपकरण को उपकरण कौन कौन है? सोलर कुकर, सोलर वाटर हीटर, सौर ऊर्जा संग्राहक, क्योंकि अवतल दर्पण के जैसा होता है, सोलर फोटोवोल्टिक सेल इत्यादि। पृथ्वी पर सूर्य की ऊर्जा का उत्सर्जन लगभग कितना है? 63.11 मेगावाट प्रति वर्ग मीटर है। हम लोग कितना जाते हैं? एक प्रति वर्ग मीटर मतलब 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा में इतना मेगावाट डेली आता है। हो जाता नहीं हो गया? सूर्य इतना किलो जूल पर सेकंड की दर से ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। कितना किलो जूल हुआ देखो, 10 के पावर 23, 5 हो गया तो 1 लाख, 6 हो गया था 10 लाख, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 गुना 4.5। तो विशाल ऊर्जा का स्रोत, अक्षय ऊर्जा का स्रोत। इस ऊर्जा को मानव ने पृथ्वी जैसा और दूसरा ग्रह आ जाएगा, लेकिन ऊर्जा खत्म नहीं कर सकता। उतना ऊर्जा ये प्रति सेकंड देता है, प्रतिदिन ना, प्रति सेकंड देता है। पृथ्वी पर पहुंचने वाली सौर ऊर्जा का लगभग कितना परसेंट? ये क्वेश्चन इस बार एलपी में पूछा था। 1% प्रकाश संश्लेषण में प्रयोग किया जाता है। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत संलयन के विखंडन, संलयन होता है, उसमें हाइड्रोजन जो है आपस में मिलकर किसका निर्माण करता है? हीलियम। और साथ में बहुत अधिक मात्रा में क्या निकलता है ऊर्जा? कहेगा ईंधन के रूप में कौन? हाइड्रोजन। उत्पाद के रूप में कौन? हीलियम। नाभिक के संलयन के विखंडन, संलयन अभिक्रिया होता है। पर्यावरण की दृष्टि से सौर ऊर्जा बताओ नवीकरणीय है कि परंपरागत है? अभी हम लोग यूज कर रहे हैं। अब बताओ नवीकरणीय और प्रदूषण रहित है कि सहित है? सौर ऊर्जा पर आधारित बहुत सारे उपकरण हैं, जिसमें से सोलर सेल एक महत्वपूर्ण उपकरण है, जिसको हम लोग सोलर सेल के नाम से जानते हैं। सेल बोलते हैं ना, ये हो गया सोलर प्लेट, सोलर सेल। इसमें सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में सोलर प्लेट के द्वारा रूपांतरित किया जाता है। इस सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में इसी सोलर सेल में ना रखा जाएगा। सोलर सेल, ये हो गया सोलर। किसके द्वारा इसमें विद्युत ऊर्जा को एकत्रित किया जाता है? सोलर प्लेट के द्वारा ना। सोलर प्लेट के द्वारा किसमें एकत्रित किया जाता है? सोलर सेल में। किसमें? कहते हैं इसमें सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में सोलर प्लेट के द्वारा रूपांतरित किया जाता है। सूर्य की सतह का तापमान कितना डिग्री सेल्सियस है? 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य का त्रिज्या कितना? 64 किलोमीटर। कितना है? सूर्य ने पृथ्वी का त्रिज्या कितना? 64 किलोमीटर। सूर्य की त्रिज्या की बात नहीं करेंगे। सूर्य की ऊष्मा का स्रोत नाभिकीय संलयन। आप भूपग्रहों और अंतरिक्ष यानों में क्या करते हैं दोस्तों? जितना भी सैटेलाइट होता है, इसके बाहरी पैनल पर सोलर प्लेट लगा दिया जाता है, और इस सोलर प्लेट पर जब सूर्य की ऊष्मा पड़ती है तो उसके अंदर रखा हुआ बैटरी क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? चालू। अतः भूपग्रह एवं अंतरिक्ष यानों में सौर पैनल के द्वारा विद्युत उत्पादन किया जाता है। पैनल समझते हो? पटरा, समझे? और कहते हैं ये सिर्फ धूप में ही कार्य करता है, बादल होने पर कार्य नहीं करे। सिर्फ किसमें काम करेगा? धूप। बादल लगने पर कार्य नहीं करे। जितना भी उपग्रह उसके चारों ओर हम लोग किसका उपयोग करते हैं? सोलर प्लेट। सोलर प्लेट तो कहीं भी किसी भी ग्रह पे जाइएगा सूर्य की रोशनी आपको मिलेगी, क्योंकि सन बीच में है। सभी ग्रह टक्कर लगाते हैं, तो दोस्तों किसी भी ग्रह पर आप जाओगे तो सूर्य की रोशनी मिल जाएगी तो नहीं मिलेगी, मरोगे। उतना अंतरिक्ष ज्ञान हम लोगों ने है, हम गए नहीं है, बहुत जगह पर मानव गया भी नहीं है। अगर वहां नहीं मिल पाएगा तो मर जाएगा। अब मिलेगा तो बैटरी आप अगर सैटेलाइट का चारों तरफ से सोलर प्लेट आप दे दीजिएगा, परमानेंटली क्या होगा? चार्ज। समझे? अतः इसमें सिलिकॉन नामक अर्धचालक का प्रयोग होता है। इसका प्रयोग होता है। उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत कौन है? सोलर सेल ना। सौर ऊर्जा का सिद्धांत किस पर आधारित है? फोटोवोल्टेइक, मतलब प्रकाश से विद्युत उत्पन्न करने के सिद्धांत पर आधारित है। विद्युत उत्पादन के लिए सौर पैनल फोटोवोल्टेइक प्लेट का उपयोग करता है। इसको हम सौर पैनल में, इसको सोलर प्लेट कहिए या फोटोवोल्टेइक प्लेट कहिए, इसको सोलर सेल कहिए या फोटोवोल्टेइक सेल कहिए, इसको या तो आप सोलर प्लेट कहिए या फोटोवोल्टेइक, फोटो का मतलब होता है प्रकाश, फोटो का मतलब या फोटोवोल्टेइक प्लेट कहिए, या इसको सोलर सेल कहिए या फोटोवोल्टेइक सेल कहिए। समझे? इसका मतलब ये फोटोवोल्टेइक सिद्धांत या प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। और नवीकरणीय है कि अनवीकरणीय? प्रदूषण सहित है कि रहित है? मतलब सबसे ज्यादा लागत किसमें? हाइड्रो पावर प्लांट में। ईंधन सबसे कम लागत किसमें? हाइड्रो पावर प्लांट। सबसे अधिक कष्ट किसमें? हाइड्रो पावर प्लांट। किसमें? शुरुआती लागत सबसे अधिक किसमें? हाइड्रो पावर प्लांट। सबसे कम लागत किसमें? थर्मल पावर प्लांट। न्यूक्लियर का दोनों के बीच में सबसे अधिक कष्ट किसमें? हाइड्रो पावर प्लांट में। बोलेंगे कितना परसेंट? 80 से 85%। नियंत्रण क्षण के रूप में बोरोन और कैडमियम का क्षण, बंधक के रूप में U2 और ग्रेफाइट। बोलेंगे U2 और ग्रेफाइट। क्लियर? तो बैटरी करते हैं, धूप नहीं आ रहा है तो स्टोर करके जितना बैटरी चलेगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, बंद हो जाएगा। कितना स्टोर कीजिएगा उतना एम्पीयर का बैटरी चाहिए। बैटरी आपको ज्यादा लगता है, जैसे अभी हम लगाए हुए हैं, हमको लगता है 40 को बैटरी, 40 को बैटरी लगाए हैं तो पहले 400 कंप्यूटर था, 350 था, तो 3.5 घंटे का बैकअप था। अब कंप्यूटर की संख्या हम 150 और बढ़ा दिया, 150 बढ़ा दिया तो उसका बैकअप 2 घंटा हो गया। तो डिपेंड करता है कि आप क्या बैटरी लगे, बैटरी की संख्या बढ़ा बैकअप बढ़ जाए। अब जैसा थोड़ा कि सूर्य की रोशनी है 3 घंटे 4 घंटे में चार्ज हो गया, बादल आ गया तो रात में आपका चलेगा, क्योंकि वो फुल चार्ज है, जब बादल पे चार्ज रहेगा उतने पे चलेगा। चार्ज गया मतलब
यूनाइटेड किंगडम, तो आप वहां देखिएगा 3-3 महीने तक सूर्य उगवे नहीं करता। लोग वहां 6 महीने एक बार सूर्योदय देखता है, वहां काम करेगा? वहां नहीं करेगा। इसमें बहुत सारे डिसएडवांटेज है, इतना नहीं हुआ। हाँ? अब सरकार मजबूर हो गई कि बाबू अगर मामला नहीं करेंगे, मामला हो जाएगा गड़बड़। जैसे कोरोना में हल्ला हुआ था, कोयला खत्म, मामला गड़बड़ जाएगा। अब सरकार की मजबूरी हो गई ना, इतना बता दो। अच्छा, सोलर प्लेट तुम जब से पैदा हुआ होगा तब से देखा होगा खुलवा के, कहीं नहीं उसको बेहतर रूप दिया गया। इसका रीजन यही है, बहुत सारे डिसएडवांटेज है। आजकल तो इतना लोग हाईटेक हो गया कि एक दिन अगर तुमको लाइन से दूर कर दिया जाए तो तुमको लगेगा चला ये छोड़ देंगे, नहीं छोड़ेगा। और मोबाइल खत्म, मोटर खत्म, पानी खत्म, अगना मुतना नहाना सब खत्म, खाना पीना सब उतरे पे आश्रित है, पानी नहीं सब खत्म। इसलिए दिक्कत है, इसलिए बेचारी चिंतित होगी कि मामला गड़बड़ा जाएगा इन फ्यूचर। हाँ, और तो बढ़िया चला, कोई दिक्कत? इसलिए हम लोग अगली कक्षा में पूरा कर करना है। यहाँ से पढ़ना था, यहीं से पढ़ना था ना। सौर ऊर्जा एक विशाल स्रोत है। किसका? किसका एक विशाल स्रोत है? ऊर्जा का। सूर्य से उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा विकिरण को कौन ऊर्जा कहते हैं? सौर ऊर्जा। सूर्य से जो ऊर्जा विकिरण उत्सर्जित होता है उसे कौन ऊर्जा कहते हैं? सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा आधारित उपकरण सोलर कुकर है, सोलर वाटर हीटर है, सौर ऊर्जा संग्राहक, सोलर फोटोवोल्टिक सेल है। पृथ्वी पर सूर्य की ऊर्जा का उत्सर्जन लगभग कितना? सूर्य की ऊर्जा उत्सर्जन लगभग 63.11 मेगावाट प्रति वर्ग मीटर है और इतना किलो जूल पर सेकंड की दर से ऊर्जा उत्सर्जित होती है। पृथ्वी पर पहुंचने वाली सौर ऊर्जा का लगभग कितना परसेंट? 1%। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उपयोग होता है, कल हम आपको बताए थे, इस बार एलपी में पूछा भी था। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन के विखंडन, हाइड्रोजन इसमें बदल जाता है, हीलियम। पर्यावरण की दृष्टि से सौर ऊर्जा नवीकरणीय है, क्या नवीकरणीय? अब प्रदूषण रहित है कि सही है? सौर ऊर्जा पर आधारित बहुत से उपकरण है, जिसमें सोलर सेल महत्वपूर्ण उपकरण है। सोलर सेल, ये सोलर सेल है आपका, बैटरी जिसको आप कहते हैं, ये सोलर प्लेट है, जिस बैटरी में इसको स्टोर करते हैं, इसके चार्ज को, उसको सोलर सेल कहते हैं। इसमें सौर ऊर्जा को सीधे किस ऊर्जा में बदला जाता है? विद्युत ऊर्जा। सोलर प्लेट के द्वारा रूपांतरित किया जाता है। सौर ऊर्जा जो इस पर पड़ता है, इसी से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। ये दोस्त सोलर प्लेट है, इसमें प्रकाश ऊर्जा पड़ता है, इसी से विद्युत का उत्सर्जन होता है। कहते हैं इसमें सौर ऊर्जा सीधे विद्युत ऊर्जा में सोलर प्लेट के द्वारा रूपांतरित किया जाता है। किसके द्वारा? सोलर प्लेट का काम है सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलना? विद्युत ऊर्जा। सूर्य का प्रकाश पड़ता है, इससे इलेक्ट्रॉन का क्या होने लगता है? उत्सर्जन। सूर्य की सतह का तापमान लगभग 60 डिग्री है, 6 डिग्री। सूर्य पर ऊष्मा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। आप उपग्रह या कोई भी उपग्रह होता है, इस पर देखिएगा ये सोलर पैनल लगा दिया जाता है। इसके कारण इसमें जो रखा हुआ बैटरी है वो क्या होता है? चार्ज। उपग्रह यांत्रिक यानों में सौर पैनल के द्वारा विद्युत उत्पादन किया जाता है। ये सिर्फ धूप में ही कार्य करते हैं, बादल होने पर नहीं। इसमें किसका उपयोग करते हैं? सिलिकॉन नामक चालक का उपयोग करते हैं। उपग्रहों में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? ये जो उपग्रह है इसमें सौर सेल का ही ना प्रयोग करते हैं। सोलर प्लेट से सौर सेल चार्ज होता है, जिससे हमको विद्युत मिल जाता है। पहले कौन? सूर्य का प्रकाश, फिर वो पड़ेगा कहां पर? सोलर प्लेट पर। सोलर प्लेट से सोलर सेल क्या होगा? चार्ज होगा। सोलर सेल चार्ज होगा, विद्युत मिल जाएगा। बोलो, एक सौर ऊर्जा का सिद्धांत फोटोवोल्टिक सेल पर आधारित है। फोटो मतलब प्रकाश, वोल्टिक सेल मतलब जो प्रकाश के द्वारा चार्ज होता हो। विद्युत उत्पादन के लिए सौर पैनल फोटोवोल्टिक सेल का उपयोग करता है। जो सौर पैनल है ये फोटोवोल्टिक सेल का प्रयोग करता है, उसको चार्ज करता है, फिर विद्युत उत्पन्न करता है। एक सौर चैनल में मॉड्यूल सोलर सेल की श्रेणी तथा समानांतर क्रम में व्यवस्था को इंगित करता है। अभी हम उसको पढ़ाएंगे, आपको देखिए क्या है। बहुत सारे सौर सेल है, बहुत सारे सौर सेल को जोड़कर हम लोग क्या बनाते हैं? मॉड्यूल। मॉड्यूल को जोड़कर हम लोग क्या बनाते हैं? एरे। क्या बनाते हैं? बहुत सारे सेल को जोड़ के मॉड्यूल, बहुत सारे मॉड्यूल को जोड़ के एरे। पता है सौर चैनल में मॉड्यूल सोलर सेल की श्रेणी या समानांतर व्यवस्था को इंगित करता है। ये जो मॉड्यूल है, ये जो मॉड्यूल है, ये सोलर सेल के सीरीज या समानांतर व्यवस्था को इंगित करता है। कौन? मॉड्यूल। कौन? मॉड्यूल जो है सौर सेल में, वो इसके सीरीज या समानांतर व्यवस्था को इंगित करता है। कौन? मतलब सौर चैनल में मॉड्यूल सौर सेल के श्रेणी अथवा समानांतर व्यवस्था को इंगित करता है। ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे सेल से बनता है मॉड्यूल, बहुत सारे मॉड्यूल से क्या बनता है? एरे। गर्म वस्तु क्षेत्र में सोलर ऊर्जा संयंत्र के लिए उचित है। ठंडा क्षेत्र उचित है क्या? यहाँ पर 12 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना बर्फ गिरता है, वो क्षेत्र इसके लिए उपयुक्त है। इसकी दक्षता देखो कितना परसेंट है? मात्र 20% है। दिन में काम करेगा, रात में नहीं। बादल रहने पर काम नहीं करेगा, सूर्योदय रहने पर काम करेगा, ठंडी में काम नहीं करेगा, गर्मी में करेगा, 7-8%। पृथ्वी में बहुत सारे सुधार करके इसका प्रयोग किया जा रहा है। सबसे कम दक्षता इसी का हो गया। कहते हैं सौर सेल में सौर ऊर्जा के द्वारा मुक्त इलेक्ट्रॉन व होल के कारण, होल नहीं, इसके कारण, हाँ, होल्स के कारण, होल के कारण नहीं। सौर सेल में चूंकि अर्धचालक है और अर्धचालक में विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन और होल्स के कारण धारा का प्रवाह होता। आप पढ़े होंगे, पीछे पढ़ाए, पिछले इसी चैप्टर में, पिछला में आपको पढ़ाए हैं। एसी ड्राइवर डीसी ड्राइवर याद कीजिएगा। अर्धचालक में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण? इलेक्ट्रॉन और होल्स के कारण होता है। कहता है इसके द्वारा डीसी धारा उत्पन्न होता है। कौन धारा? बैटरी में स्टोर करना है, कौन धारा उत्पन्न? डीसी। अब डीसी को एसी में बदलने के लिए क्या लगाना? इन्वर्टर। मतलब डीसी में स्टोर कर लिया, फिर हमको पंखा चलाना है एसी पर, क्या लगाना? इन्वर्टर। इसके द्वारा डीसी धारा उत्पन्न क्या होता है? या डीसी को एसी में बदलने के लिए किसका उपयोग करता है? इन्वर्टर का। सौर सेल के अवयव, पहला सोलर मॉड्यूल। देखो, इस सेल, बहुत सारे सेल का समूह से मॉड्यूल, बहुत सारे मॉड्यूल से पैनल, बहुत सारे पैनल से एरे और बहुत सारे एरे से बैटरी। ठीक है, कहते हैं सोलर मॉड्यूल, ये है मॉड्यूल। सौर सेल को श्रेणी या समानांतर क्रम में जोड़कर क्या बनाया जाता है? बहुत सारे सौर सेल को श्रेणी या समानांतर में क्रम में जोड़कर क्या बनाया जाता है? सोलर मॉड्यूल बनाया जाता है। सोलर पैनल, सोलर मॉड्यूल के समूह को देख लो। सोलर, ये पैनल है ना, सोलर मॉड्यूल के समूह को 1 2 3 4 मॉड्यूल, सोलर मॉड्यूल के समूह को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सोलर पैनल। सोलर पैनल, सोलर एरे। सोलर एरे किसको कहते हैं? बहुत सारे पैनल को मिला के क्या बनता है? एरे। क्या बनता है? बहुत सारे सेल को मिला के मॉड्यूल, बहुत सारे मॉड्यूल को बना के पैनल, बहुत सारे पैनल को मिला के एरे बनता है। ये फिगर शायद आपके बुक में भी होगा। अगर सोलर सेल को श्रेणी तथा समानांतर क्रम में जोड़कर सोलर मॉड्यूल बनाते हैं। सेल को क्या बनाते हैं? मॉड्यूल। मॉड्यूल से क्या बनाते हैं? पैनल। अब पैनल से क्या बनाते हैं? एरे। कहते हैं सोलर एरे। सोलर पैनल से क्या बनता है? सोलर एरे। सेल से क्या बनता है? मॉड्यूल। मॉड्यूल से क्या बनता है? पैनल। पैनल से क्या बनता है? एरे। सेल से क्या बनता है? मॉड्यूल। मॉड्यूल से क्या बनता है? पैनल। पैनल से क्या बनता है?
सेल से मॉड्यूल, मॉड्यूल से पैनल, पैनल से एरे, सेल से मॉड्यूल, मॉड्यूल से पैनल, पैनल से एरे बनता है। देखो एक घर पे जो हम लोग कर रहे हैं, ये सूर्य का प्रकाश पड़ा बोलते, ये हमारा मेन पैनल है, यहाँ मीटर लगा हुआ है, तो ये हम लोग लौटा के भी दे सकते हैं। और यही चल रहा है, एक तो हम लोग घर में यूज करेंगे, ज्यादा हो जाएगा तो पावर प्लांट को लौटा भी देंगे, आपको पैसा भी देगा। तो ये बैटरी से जो चार्ज करेंगे, जो हमको जरूरत है इधर चलाएगा घर में, टीवी आपका ऑपरेट कर देगा, और जो ज्यादा हो जाएगा उसका आप लौटा भी सकते हैं। और इसका डिवीजन कौन करेगा? इसका डिवीजन करेगा मेन पैनल। तो कहते हैं लेआउट इसका अगर आप देखिएगा तो उसमें यही लेआउट है इसका। अब कुछ नहीं है, यहाँ देखो इसमें ज्यादा समझ में आएगा, यहाँ से सोलर पैनल है, इससे इलेक्ट्रिक करंट निकला, ये चार्ज कंट्रोलर है। चार्ज कंट्रोलर का काम है चार्ज को क्या करना, कंट्रोल करना। फिर ये चल जाएगा कहाँ पर, बैटरी में, बैटरी से कहाँ चल जाएगा, इन्वर्टर। इन्वर्टर से क्या मिल जाएगा, इसी पावर सप्लाई मिल गया, घर में हमारा काम नहीं हो जाएगा। अब देखो इन्वर्टर, इन्वर्टर इसका उपयोग क्या चीज के लिए, जो बैटरी में हम लोग डीसी स्टोर करते हैं, सोलर सेल के उत्पन्न डीसी ऊर्जा को किसमें बदलने के लिए, एसी ऊर्जा। ब्लॉकिंग डायोड, कौन डायोड नाम है इसका, चला ब्लॉकिंग डायोड। धारा के प्रवाह अगर अधिक हो जाएगा तो उसको क्या करेगा, रोकेगा, ब्लॉक करेगा। क्या करेगा, कहते हैं फोटोवोल्टिक सेल में धारा के उत्क्रम प्रवाह को, उल्टा प्रवाह को, जैसे अगर इधर से धारा इधर जा रहा है, इधर से फिर इधर 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 से इधर जा रहा है, इधर ना आ सकता है, तो ब्लॉकिंग डायोड इधर से बैटरी की ओर तो जाने देगा, लेकिन फिर बैटरी से इधर की ओर नहीं आने देगा, उसको हम लोग कौन डायोड कहते हैं, ब्लॉकिंग डायोड। फोटोवोल्टिक सेल में धारा के उत्क्रम प्रवाह, बैटरी से प्लेट की ओर उत्क्रम प्रवाह को रोकने के लिए ब्लॉकिंग डायोड का प्रयोग करते हैं। ऊर्जा संग्राहक उपकरण में बैटरी आ गया, ऊर्जा का स्टोर कहां कीजिएगा, बैटरी में। इसका उपयोग सोलर सेल में उत्पन्न ऊर्जा को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। सोलर सेल में जो उत्पन्न ऊर्जा होता है उसको हम लोग कहां पर संग्रहित करते हैं, बैटरी में। चार्ज कंट्रोल सिस्टम, चार्ज कंट्रोल सिस्टम का क्या काम होगा, चार्ज को क्या करना, कंट्रोल करना। अधिक हो जाएगा तो कम करना, कम हो जाएगा तो अधिक, या बैटरी में अधिक चार्ज और अधिक डिस्चार्ज होने से क्या करता है, बचाता है। चार्ज कंट्रोल सिस्टम का काम है, अगर बैटरी ओवर चार्जिंग हो रहा है तो रोक देगा, अब कम चार्जिंग होगा तो चार्ज स्टोर करेगा, चार्ज करते कुछ समय तक। इसलिए लाइट वाइट जब कटे, मान लो बादल लगा दिया, तो ऐसा नहीं है कि तुरंत आपको दिक्कत होना शुरू हो जाए। आपके पास जो चार्ज कंट्रोलर है वो तत्काल बैटरी को चार्ज रखे, अच्छा वो भी खत्म हो जाएगा तो आपका सारा मामला खत्म। ओवर चार्जिंग हो रहा है, मान लो कड़क धूप है, ओवर चार्जिंग हो रहा है तो उसको भी क्या करेगा, रोकेगा, उसमें सेंसर्स का प्रयोग करता है। कहते हैं चार्ज कंट्रोल सिस्टम या बैटरी को अधिक चार्ज और अधिक डिस्चार्ज होने से बचाता है। लोड तो समझिए, पूरा सोलर पैनल से जो पंखा बल्ब टीवी चल रहा है उसी को लोड कहेंगे। कहते हैं उत्पन्न ऊर्जा का उपभोग करने वाले उपकरण को क्या कहते हैं, लोड कहते हैं। टीवी लाभ क्या क्या है, इसका असीमित भंडार है कि सीमित भंडार, इसमें वायु प्रदूषण नहीं होगा, इसमें आसानी से चलाया जा सकता है, इसे ज्यादा देखभाल करने की आवश्यकता नहीं। हानि क्या है, इसकी शुरुआती कीमत बहुत ज्यादा, और ऊर्जा भंडारण के लिए युक्ति की आवश्यकता है, जैसे बैटरी, ऊर्जा भंडारण के लिए बैटरी की आवश्यकता। पवन ऊर्जा संयंत्र, विंड पावर प्लांट, इसमें कुछ नहीं है, तो सभी समझ लो, तुमने हवा से ही पंखा चल रहा है, इसको अगर हम जनरेटर से कनेक्ट कर देंगे तो जनरेटर नहीं चलने लगेगा, जनरेटर चलने लगेगा तो फ्लक्स कटेगा, बिजली पैदा नहीं हो जाएगा। बोलो पवन ऊर्जा संयंत्र, इस विधि में हवा की गतिज ऊर्जा से पवन चक्की चलता है, पवन चक्की चलेगा, जब चलेगा यही हिसाब, जैसे टरबाइन घूमता था ये तो हवा से घूम रहा है। बोलो लेकिन दोस्त मेरे इसका समझो, हवा चला तो घुमा, नहीं चला तो नहीं। अतः इस विधि में हवा की गतिज ऊर्जा, ये जो हवा की गतिज ऊर्जा पवन चक्की के चलने से वो चलाता है, ये पवन चक्की को चलाता है, इससे अल्टरनेटर जुड़कर विद्युत उत्पन्न करता है। इसलिए जो घूम रहा है इसके साथ से अगर अल्टरनेटर इसी जनरेटर को जोड़ देंगे तो विद्युत ऊर्जा नहीं मिल जाएगा। लेकिन यहाँ से हवा मिला, हवा मिला तो घुमा, यहाँ गियर लगा दिया, गियर का काम होगा स्पीड को बढ़ा दे, जो बड़ा गियर लगा देंगे छोटा गियर लगा देंगे, स्पीड नहीं बढ़ जाएगा। बोलो आइए स्पीड बढ़ जाएगा, ये देंगे किसको, जनरेटर, जनरेटर बिजली पैदा कर दे। बोलिए ये आपका इसमें विंड पावर है, ये हो गया आपका टरबाइन, ये गियर बॉक्स, जनरेटर, ये पावर इंटरफेस हो गया, जहाँ पावर जनरेट होगा फिर इसको ट्रांसफर करें। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर अक्ष पवन चक्की और परंपरागत बिजली संयंत्र है कि परंपरागत, अब हम लोग इसके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं, इसलिए हम लोग अभी तक इसका यूज नहीं किया। तो हवा बाहर लाइन चला, हवा ने बाहर आई, खुला बात हो गया, इसलिए हम लोग इसका लिमिटेड यूज ही कर पा रहे हैं। इंडक्शन जनरेटर बोलते हैं, एसी जनरेटर की डीसी, इंडक्शन जब ये हो गया अपन जनरेटर, एसी जनरेटर का प्रयोग अल्टरनेटर के रूप में किया जाता है। किसके रूप में, ये जो एसी जनरेटर है, यहाँ पर जो एसी जनरेटर है यही अल्टरनेटर है। अल्टरनेटर बोलते हैं एसी जनरेटर, इंडक्शन जनरेटर, इंडक्शन बोले तो एसी जनरेटर, और इंडक्शन जनरेटर का प्रयोग अल्टरनेटर यानी एसी जनरेटर के रूप में करते हैं। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कितना, 20 से 25 किलोमीटर पर आवर की पवन गति चाहिए। एक विंड मिल में बिजली का उत्पादन हवा की गति के घन का क्या होता है, समझ, मतलब हवा की गति का जो स्पीड होगा उसका तिगुना पावर जनरेशन। अगर हवा जिस स्पीड से आएगा तो गियर लगा के स्पीड को तिगुना कर लेते हैं, गियर लगा के स्पीड को क्या करते हैं, जैसे क्या करते हैं तो 4 नंबर गियर लगा देते हैं, छोटा गियर से कनेक्ट करते हैं इंजन, छोटा गियर जब तक बड़ा गियर एक बार घूमेगा, छोटा गियर 5 बार घूमेगा, हमको स्पीड ज्यादा मिल जाता है 4 नंबर। इसमें हम लोग कहते हैं कि एक विंड मिल बिजली का उत्पादन हवा की गति के घन का समानुपाती, मतलब हवा की गति का घन का समानुपाती होगा उत्पादित शक्ति, उत्पादित बिजली जो होगा। ये स्पीड को हम लोग किसके माध्यम से बढ़ाते हैं, गियर के माध्यम, किसके माध्यम से, ये उत्पादित शक्ति है, हवा का घनत्व रो है, ये रोटर के ब्लेड द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल है, और ये हवा की क्या है, गति। पवन शक्ति संयंत्र के प्रमुख भाग, मेन पार्ट्स ऑफ विंड पावर प्लांट, पहला है विंड मिल हेड, विंड मिल का हेड, हेड बोले तो माथा, हेड बोले तो तथा यह रोटर की हाउसिंग तथा रोटर के बियरिंग को क्या करता है, सहारा देता है। रोटर के हाउसिंग और बियरिंग को ऊपर से जो सहारा देता है उसी को हम क्या कहते हैं। यह नियंत्रक यंत्रों के लिए भी स्थान उपलब्ध कराता है, या सभी दिशाओं में कार्य कर सकता है। कुछ खास नहीं है, रोटर टरबाइन तो समझिए क्या दोस्त, यही टरबाइन है, समझे। इसके द्वारा पवन ऊर्जा को कौन ऊर्जा बदला जाएगा, हवा ऊर्जा मिलेगा, उसको घुमा देगा, घुमा दिया यांत्रिक ऊर्जा बदला ना, बोलिए। उसके बाद जनरेटर, जनरेटर तो समझिए यही जनरेटर है, तो बोलो ने ये गियर बॉक्स हो गया, ये आपका टरबाइन हो गया। कहते हैं यार रोटर टरबाइन से उत्पन्न यांत्रिक को किसमें बदलता है, कौन, जनरेटर। रोटर टरबाइन से जो यांत्रिक ऊर्जा मिलता है उसको किस ऊर्जा में बदलता है, विद्युत। पहले हवा ऊर्जा को ये टरबाइन यांत्रिक में बदलता है, और फिर इस यांत्रिक ऊर्जा को जनरेटर किस ऊर्जा में बदलता है, विद्युत। हवा ऊर्जा को किसमें बदलता है, यांत्रिक, यांत्रिक को फिर जनरेटर किसमें बदलता है, विद्युत। किसमें, सपोर्टिंग संरचना, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, इसके ऊपर पवन चक्की लगाया जाता है, ये इसको क्या कहते हैं, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर। इसको तो हाइट देके लगाना होगा तभी ना चला, टेना नीचे नहीं कटेगा, तो इसके लिए हम लोग सपोर्टिंग स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। कंट्रोलर, कंट्रोलर का काम क्या है, गति को क्या करना, कंट्रोल करना। कहते हैं नियंत्रक का कार्य, रोटर की स्थिति, वह यंत्र को स्टार्ट, वह यंत्र को क्या करने में
यंत्र का काम है रोटर की स्थिति मतलब यंत्र को स्टार्ट करना और बंद करना पड़ेगा। कैसे? ये इंगेज और डिसंगेज करता है, ये घूमते रह जाएगा ट्रेन। लेकिन यहाँ पर अगर हम एक इंगेज डिसंगेज यंत्र लगा देंगे तो इधर गति हमारा ट्रांसफर चाहेंगे तो होगा, नहीं चाहेंगे तो नहीं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं यंत्र? एडवांटेज इसका क्या क्या है और सीमित मात्रा में उपलब्ध है कि सीमित है? इसका कम लागत की अधिक लागत? इसमें परिवहन की आवश्यकता, ईंधन परिवहन की जरूरत है। यह साफ और वायु प्रदूषण रहित है। हानि क्या क्या है? पवन बहने पर ही ऊर्जा उत्पन्न करेगा, पवन नहीं बहेगा तो ऊर्जा उत्पन्न नहीं करेगा। यह ध्वनि प्रदूषण कहना चलेगा तो फैलाएगा ना। इसका स्थापना पहाड़ी और समुद्री तट पर ही किया जाता। अब यहाँ तुम लगा दो मुसल्लह घाट, हवा चलता है? नहीं चलता है, हवा खोजते रह जाओगे नहीं मिलेगा। अब यहाँ तुमको कितना कम ठंडा लग रहा है, बहुत लोग तो सटे में, हम भी इधर खाली डाले हैं और भी जबरदस्ती डाले, हम लोग खोलने का बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और आप गाँव चले जाइए तभी इस टाइम में आपका दिन है, रोड पे आप निकल जाइए, इतना ठंडा हो। उसका रीजन है यहाँ CO2 की मात्रा ज्यादा है, क्योंकि ये पूरा ये एरिया गर्म है, जो समार है वो जा नहीं रहा है, वहाँ CO2 की मात्रा कम। हमको लगता है अभी छोड़ो, छठ के टाइम में ठंडा लग रहा था गाँव, अभी तक कुहासा इतना है कि 2 फीट बढ़ना मुश्किल। 2 फीट तुम आगे जाओगे ना मामला हो जाएगा। कहते हैं पवन बहने पर ही ऊर्जा उत्पन्न करेगा, पवन नहीं बहेगा तो ऊर्जा उत्पन्न नहीं करेगा। यह ध्वनि प्रदूषण फैलाएगा और इसकी स्थापना पहाड़ी और समुद्री तट में किया जा सकता है। सघन आबादी क्षेत्र में इसकी स्थापना नहीं की जा सकती है। पहाड़ी क्षेत्र में हाइट मिल जाएगा और समुद्री क्षेत्र में हवा मिल जाएगा। ज्वारीय शक्ति संयंत्र, कौन शक्ति संयंत्र? जो ज्वार भाटा निकलता है तो इससे भैया टरबाइन चल रहा है, इतना जो लगा वही चल रहा है। आई चलेगा तो इसमें जनरेटर चलेगा, जनरेटर चलेगा विद्युत उत्पन्न नहीं हो जाएगा। बोलो कि वैसे हम लोग को नहीं पढ़ना है, फिर भी थोड़ा सा देखो क्योंकि ये यूज अभी नहीं होता है। ज्वारीय शक्ति संयंत्र में अब बताओ, समुद्र की जो ज्वार आ रहा है, जो लहरें आ रही है, उससे जो डायनामो घूमेगा, उससे जो बिजली पैदा होगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कहते हैं ज्वारीय शक्ति संयंत्र में समुद्र में उठने व गिरने वाली ज्वार एवं भाटा के अंतर का उपयोग किया जाता। ज्वार भाटा जो उत्पन्न होता है उसी के वेरिएशंस का उपयोग इसमें टरबाइन को घुमाने के लिए किया जाता है। ज्वार के कारण समुद्री पानी में स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न होता है, फिर इसी स्थितिज ऊर्जा का उपयोग करके क्या उत्पन्न किया जाता है? विद्युत उत्पन्न किया जाता है। स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा बदल कर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है। ये कहते हैं ज्वार शक्ति टाइडल पावर विधि समुद्री जल से विद्युत शक्ति उत्पन्न करने की अधिक लाभदायक होता है। अधिकतर ये समुद्र में ही होता है, क्योंकि लहर तो समुद्र के किनारे ही हमेशा रहता है, 12 महीने इस नदी में हमेशा लहर रहता है। पानी के टाइम में से आ गया। एक दिन में समुद्र के पानी में कितना ज्वार एवं भाटा आता है? 2 बार। समुद्र में ज्वार सूर्य एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण उत्पन्न होता है, इसलिए ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। उच्च एवं निम्न जल स्तर में अंतर को ज्वार का परास कहते हैं। हाई लेवल कितना जाएगा, लो लेवल कितना जाएगा, अप्स एंड डाउन, उसी को हम रेंज कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? रेंज कहते हैं। अब ज्वारीय शक्ति संयंत्र के 3 मुख्य भाग है। पावर हाउस जहां विद्युत जनरेट होगा, पावर हाउस स्लीपर कहते हैं जहां जनरेट होता है। पावर हाउस के अंदर टरबाइन, विद्युत जनरेटर एवं अन्य युक्तियां लगी होती हैं जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा क्या किया जाता है? उत्पादित किया जाता है। बांध समुद्री जल को शीर्ष को उत्पन्न करता है। समुद्री जल के शीर्ष मतलब बांध का काम क्या है? जल को हाइट देना। बांध का काम क्या है? बांध समुद्री जल के शीर्ष को उत्पन्न करता है तथा जल भंडारण भी करता है। यह समुद्र तथा ज्वार बेसिन के बीच इसका क्या पैदा करता है? अवरोध, जिसके कारण पानी जमा होते जाता है और हाइट जनरेट हो जाता है। जल कपाट मार्ग, जिसको आप स्लूइस वेज कहते हैं। स्लूइस वेज जो होता है यह बांध के ऊपर उठने वाले ऊर्ध्वाधर दरवाजों के समान कार्य करता है। वही हो गया जब बांध में पानी बहुत ज्यादा हो जाएगा तो उसके ऊपर से क्या हो जाएगा? आ जाएगा। उसको स्लूइस गेट सुना है? वो एक्चुअली स्लूइस गेट नहीं होता, स्लूइस वेज होता है। हम लोग हिंदी में कहते हैं स्लूइस गेट। स्लूइस गेट का क्या काम होता है? जब पानी ज्यादा हो जाता है तो उसको क्या करते हैं? खोल देते हैं। अधिक पानी जो होता है एक्स्ट्रा पानी बांध के ऊपर उठने वाले ऊर्ध्वाधर दरवाजों के समान कार्य करता है और अधिक पानी का निष्पादन करता है। इसका लाभ भी है और इसका हानि भी है। लाभ यह है कि भैया समुद्र का पानी 71% पानी है तो समझ लो क्या है? असीमित ऊर्जा का स्रोत मुक्त रूप से उपलब्ध है, यह प्रदूषण रहित है, यह स्थानीय आवश्यकताओं के लिए उपयोगी है, मानसून से प्रभावित नहीं। समुद्र का पानी बारिश होना होती फर्क पड़ता है। लेकिन इसका हानि क्या है? इस संयंत्र की कीमत अधिक होती है, इसमें कम मात्रा में शक्ति उत्पन्न होता है, यह सतत प्रक्रिया नहीं है। ज्वार उठेगा, भाटा आएगा तब होगा। समुद्री जल जंग कारक होता है। अब कहेगा जंग कारक होता है, जंग से बचने के लिए आपको क्या उपयोग करना होगा? टंगस्टन, निकेल की मात्रा को बढ़ा दीजिएगा तो जंग अधिक समय तक नहीं लगेगा। खाली लोहा दीजिएगा तो जंग जल्दी लग जाएगा, इसलिए जंग अधिक समय तक नहीं लगेगा। इसके लिए हम लोग टरबाइन के मटेरियल को बदल देते हैं। अब इन तीनों में अगर हम बात करें दोस्त मेरे, तो प्रारंभिक लागत और ऊर्जा संयंत्र की उच्च, इसकी भी उच्च, इसकी भी उच्च। ये दोनों तो चला अभी साथ ही हम लोग यूज नहीं कर पा रहे एकदम में। संरचना इसकी भी जटिल, इसकी भी जटिल, इसकी भी जटिल। ईंधन कोई आवश्यकता है तीनों में ईंधन का। प्रदूषण रहित, ध्वनि प्रदूषण रहित न सहित, वायु प्रदूषण रहित। अनुरक्षण लागत, अनुरक्षण मतलब अनुरक्षण लागत का मतलब होता है चलो नष्ट होने के बाद जो लागत लगता है, रीजनरेशन। अनुरक्षण लागत इसकी निम्न होती है, इसकी भी निम्न होती है, लेकिन इसकी क्या होती है? मध्यम होती है, क्योंकि पानी के अंदर होता है, वो भी खारे पानी के अंदर। इसमें दोस्त मेरे हमको इन दोनों की अपेक्षा ज्यादा खर्च पड़ेगा। इस दोनों में तो एकदम खर्च पड़ेगा नहीं करेगा, इनिशियल कॉस्ट पड़ेगा, लेकिन रीजनरेट करने में आपका कॉस्टिंग बहुत कम है, जिसको आप सर्विसिंग भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें सर्विसिंग में ज्यादा कॉस्ट इस दोनों से ज्यादा हो। और सबसे ज्यादा किसमें हो? थर्मल। थर्मल में क्या? हाइड्रो को बनाना भी, आपकी रीजनरेट करना भी क्या है मुश्किल। इनिशियल कॉस्ट सबसे ज्यादा किसमें होगा? थर्मल। हाँ, हाइड्रो में सबसे ज्यादा किसमें? हाइड्रो। और सबसे कम किसमें? थर्मल। इनिशियल कॉस्ट सबसे कम किसमें? थर्मल। और सबसे ज्यादा किसमें? हाइड्रो। भार के आधार पर संयंत्रों का वर्गीकरण। बेस लोड प्लांट, कौन प्लांट है? बेस लोड प्लांट। भार के आधार पर संयंत्रों का वर्गीकरण। बेस लोड प्लांट, इस संयंत्र पर परिचालन की पूरी अवधि में लगभग एक समान विद्युत भार होता है। बेस लोड प्लांट वह प्लांट होता है जिसमें जब भी 1 महीना तक परिचालित हो, 3 महीना तक परिचालित हो, उसका आउटपुट का लोड जो होगा वो हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट। उसी प्लांट को हम लोग क्या कहते हैं? बेस लोड। ये नहीं कि आज 10 मेगावाट कल 20 मेगावाट की जरूरत है, कल 30 मेगावाट की जरूरत है, तो ऐसे को हम लोग बेस लोड प्लांट नहीं कहते। बेस लोड प्लांट वह प्लांट है जिसका आउटपुट सतत हो, समान हो। कहते हैं इस संयंत्र में परिचालन की पूरी अवधि में लगभग एक समान विद्युत भार होता है। मूल भार संयंत्र का भार गुणक हमेशा क्या होता है? उच्च होता है। मूल भार संयंत्र जो होता है उसका भार गुणांक जो होता है, बेस लोड का भार गुणांक हमेशा उच्च होता है, क्योंकि कांस्टेंट लोड पर चलता है, इस पर चलता है, तो भार फैक्टर इसका उच्च होता है। भार संयंत्र
पीक लोड, ये हो गया बेस लोड, हर टाइम में समान, ये हो गया इक्वल लोड हो गया पीक लोड। अतः इस संयंत्र पर विद्युत भार कुछ समय के लिए होता है। शिखर भार संयंत्र का भार गुणांक मूल भार संयंत्र की तुलना में कम है। क्यों? क्योंकि शिखर भार संयंत्र में क्या होता है, कभी-कभी 20 मेगावाट, कभी-कभी 16 मेगावाट आउटपुट हम यूज करते हैं। उसके लिए तो हम लोग को वैसा यंत्र को, वैसा संयंत्र बनाना होगा जिसमें आवश्यकता पड़ने पर हम लोड को बढ़ा या क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। ऐसे संयंत्र को हम लोग क्या कहते हैं, पीक लोड प्लांट कहते हैं। अब इकोनॉमिक ऑफ पावर जनरेशन, शक्ति उत्पादन के संबंधित कुछ शब्दावली है। कनेक्टेड लोड, कनेक्टेड लोड किसको कहते हैं, जितना मान लो ये हमारा पावर जनरेशन यूनिट है और इसे एक बार में हम सप्लाई दे दें, तो जितना पंखा, बल्ब, कैमरा, बोर्ड, कंप्यूटर लगा हुआ होगा, उस सबको मिला के जो लोड होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कनेक्टेड लोड कहते हैं। सप्लाई सिस्टम से जुड़े सारे वैद्युतिक उपकरण, जो सप्लाई सिस्टम से जुड़े सारे विद्युत उपकरणों की रेटिंग के योग को क्या कहते हैं, कनेक्टेड लोड कहते हैं। जितना भी इस यंत्र से जुड़ा हुआ होगा सारे लोड को कौन लोड कहते हैं, कनेक्टेड कौन लोड कहते हैं। अगला है अधिकतम मांग, पूरी अवधि में, पूरा दिन में जो सबसे ज्यादा मांग उस पावर प्लांट से मांगा गया है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मैक्सिमम डिमांड। मान लीजिए कि पावर प्लांट कंपनी में चल रहा है और हर दिन में 2 बजे ऐसा टाइम आया कि सारा मशीन ऑन करना पड़ा, 20 मेगावाट बिजली ले लिया, वही मेरा क्या होगा, मैक्सिमम डिमांड। कहते हैं एक निश्चित समय अंतराल के दौरान लोड की अधिकतम मात्रा, अधिकतम मांग कहलाती है। अधिकतम मांग हमेशा कनेक्टेड लोड से कम है। अच्छा, जितना कनेक्टेड लोड है उससे ज्यादा हम मांग सकते हैं कभी, या तो उसके बराबर मांगेंगे या तो उससे कम। उससे बराबर कभी नहीं होता है ना, उससे ज्यादा होता है। जब भी होगा उससे कम। मान लो 10 को मशीन हमारे पास लगा है, 12 को मशीन की डिमांड करेंगे, 12 मशीन में जितना खर्च होगा उतना आपको दे देंगे। हम जब भी करेंगे 10 से कम करेंगे, या बहुत अति परिस्थिति में 10 का 10 मशीन स्टार्ट करें। हम कहते हैं जब मैक्सिमम डिमांड की अगर बात करें, मैक्सिमम डिमांड जब भी होगा वो कनेक्टेड लोड से कम होगा कि ज्यादा होगा, क्या होगा, जितना कनेक्टेड लोड से ज्यादा डिमांड कर दीजिएगा तो कीजिएगा क्या होगा, पूरा स्टोर भी नहीं कर सकते। कहते हैं एक निश्चित समय अंतराल के दौरान लोड की अधिकतम मात्रा, अधिकतम मांग कहलाती है, और अधिकतम मांग हमेशा जनरेटेड लोड से क्या रहता है, कम। उसके बाद डिमांड फैक्टर, डिमांड फैक्टर होता है मैक्सिमम डिमांड अपॉन कनेक्टेड लोड। अच्छा बताओ मैक्सिमम डिमांड जो होगा वो कनेक्टेड लोड से कम होगा कि ज्यादा होगा, कम बटा ज्यादा होगा कि ज्यादा बटा कम बटा ज्यादा होगा। लेकिन मैक्सिमम डिमांड जो होगा कनेक्टेड लोड से कम होगा कि ज्यादा, क्या होगा, कि कम बटा ज्यादा, एक से कम कि एक से ज्यादा। ध्यान देना, अधिकतम मांग और कनेक्टेड लोड समायोजित मांग यानी कनेक्टेड लोड के अनुपात को मांग गुणक कहते हैं। इसका मान एक से कम कि एक से ज्यादा, एक से कम। फिर औसत भार, औसत भार क्या होगा बताओ, एक दिन में उत्पन्न किया गया किलोवाट आवर। अब बताइए एक दिन में कितना घंटा, 24 घंटा से भाग देंगे तो प्रति घंटा औसत हमारा उतना हो जाएगा। कहते हैं किसी ने बताओ औसत जो निकलेगा किसी निश्चित समय पर, किसी निश्चित समय अंतराल पर, किसी निश्चित समय अंतराल जैसे 3 महीना साल में पावर स्टेशन पर भारित भार को क्या कहते हैं, कि औसत मात्रा को औसत भार कहते हैं। दैनिक औसत भार बराबर एक दिन में उत्पन्न किया गया किलोवाट आवर बटा कितना, 24। मासिक औसत भार बराबर एक माह में उत्पन्न किया गया किलोवाट आवर यानी बिजली यूनिट अब बटा 24 घंटा एक दिन में, गुना कई दिन में, 30 दिन। अब वार्षिक अगर निकालना होगा तो 24 एक दिन में 24 घंटा और टोटल कितना, 365। यानी अगर आपको औसत निकालना है ना तो एक दिन में निकालना है, एक दिन में कितना किलोवाट आवर निकाले बटा 24 घंटा। एक महीना में निकालना है, एक महीना में कितना किलोवाट आवर कितना निकाले बटा 24 गुना 30। एक साल में निकालना है, एक साल में कितना किलोवाट आवर निकाले बटा 24 गुना 365 या 24 गुना 30 गुना 12। बोलिए मैक्सिमम डिमांड वह डिमांड है जो आप पूरे दिन में एक बार कभी ऐसा हुआ कि आप मैक्सिमम कितना मांगे, वो आपका मैक्सिमम डिमांड है जो कनेक्टेड लोड से कम हो। कनेक्टेड लोड तो पूरा यंत्र जितना सप्लाई से जुड़ा हुआ होगा उस सबको कुल लोड कहेंगे कनेक्टेड। मैक्सिमम डिमांड बटा कनेक्टेड लोड कर देंगे तो उसी को मांग फैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, औसत निकालना है पूरे दिन का तो पूरे दिन बटा 24, महीने का निकालना पूरा महीना का किलोवाट आवर बटा 24 गुना 30, अब पूरे साल का निकालना है पूरे साल का किलोवाट आवर बटा 24 गुना 365। क्लियर है बोलने आज की कार्रवाई एक क्लास हमको लगता है ज्यादा लगेगा। पानी बिजली संयंत्र, पानी बिजली संयंत्र जो है नवीकरणीय स्रोत है, गैर नवीकरणीय स्रोत है, पारंपरिक है, क्या होगा, क्या होगा बता 47 नंबर। हाँ पारंपरिक की नवीकरणीय, पारंपरिक कैसे होगा, पानी बिजली संयंत्र जो है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत। आंसर ठीक करो, 3 नंबर आंसर। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है लेकिन है पारंपरिक ही है, पहले से आ रहा। लेकिन अब अगर पूछेगा तुमको पानी बिजली संयंत्र क्या है तो कहेंगे नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत। थैंक यू वेरी मच। यूटिलाइजेशन फैक्टर, लोड फैक्टर देखो ना, लोड फैक्टर का अधिकतम मान होता है, चलिए कितना होता है, तो ये सब कुछ चीजें हैं अभी जो पढ़ाएंगे आपको, उसमें कुछ चीजें आपको याद करनी होंगी, कुछ फार्मूला है जो आपको याद करना होगा। अब ध्यान दीजिएगा, कहते हैं औसत भार, औसत भार बोले तो एवरेज, एवरेज मतलब पूरे दिन का किलोवाट आवर बटा 24। हम पूरे महीना का कीजिएगा पूरे दिन का किलोवाट आवर बटा 24 गुना 30। कहते हैं औसत भार अब बटा क्या, मैक्सिमम लोड बराबर क्या होता है, लोड फैक्टर। लोड फैक्टर से ये पता चलता है कि बिजली हमको सस्ती उपलब्ध होगी कि महंगी। लोड फैक्टर से ये पता चलता है कि बिजली जो हमको उपलब्ध होगी वो सस्ती उपलब्ध होगी या महंगी, और इसका मान हमेशा हमेशा इसका अधिकतम मान 1 के बराबर होता है, अर्थात 1 या 1 से कम, 1 या 1 से कम। इसका मान उच्च होने पर विद्युत ऊर्जा कैसी उपलब्ध होगी, सस्ता। इसका मान निम्न होने पर विद्युत ऊर्जा महंगा। उपभोक्ता का भार प्राय किसमें व्यक्त करते हैं, किलोवाट। इतने करते हैं, अभी देखिएगा कनेक्शन ले रहे थे तो हमको जोड़ के बताया कि इतना किलोवाट का बिजली कनेक्शन ले लीजिएगा तो आपको फाइन नहीं लगेगा। नहीं तो अगर आप मान लीजिए कि 10 किलोवाट का कनेक्शन लिए हुए हैं और चला रहे हैं 20 किलोवाट तो आपको फाइन कर देगा। आप एक फाइन करें, जितना चलाएंगे उतना बिजली बिल लो, तो वो अपनी कैपेसिटी चेक करता है कि अगर मेरा इस एरिया में ट्रांसफार्मर लगा हुआ है तो किसने कितने किलोवाट का लोड लिया हुआ है, उसी हिसाब से वो अपना ट्रांसफार्मर लगाता है। आप 10 की जगह 20 चलाओगे तो उसका ट्रांसफार्मर उड़ेगा तो पैसा कितना देगा, तो आप ही पर फाइन जोड़ेगा। ठीक है, हम लोग जो कनेक्शन लेते हैं किलोवाट में लेते हैं। जैसे आपको मान लीजिए मेरे घर इस मकान के लिए आपको लेना होगा कनेक्शन, मकान के लिए अगर आपको लेना होगा कनेक्शन तो कैसे लीजिएगा, हम जोड़ेंगे कि ये पंखा को मान लीजिए 70 वाट का जोड़े, कितना वाट, इस रूम में मान लो 20 पंखा जुड़ा हुआ है तो 70 गुना कितना हो गया, 20 7 दूनी 1400 वाट हो गया। अगर मान लो हम बल्ब 1500, ये जो बोर्ड है ये 1500 वाट का लगाए हुए हैं और ऐसा 10 बोर्ड लगाए हुए हैं तो कितना हो गया, 15000 वाट हो गया। और सारा कंप्यूटर मान लो 60 वाट का है और 10 कंप्यूटर लगाए हुए हैं तो कितना हो गया, 600 वाट हो गया। इसी को चला लोड कनेक्शन लेने में सुविधा होगा। और लोग बढ़ा के लेता है, अब बढ़ा के लीजिएगा कम चलाइएगा तो फाइन नहीं लगेगा, तो उसको नुकसान नहीं ना है। अब कम लेके आप बढ़ा के लगाइएगा अब आपको फाइन लग जाएगा। अब 60 किलो मान लो 60 वाट का 10 को कंप्यूटर है कितना वाट हो गया, 600 वाट, कितना वाट हो गया,
इसी तरीके से मान लो 60 वाट का कैमरा है 10 को, ईवी कितना वाट हो गया? 600 वाट। टोटल को जोड़ दो, कितना हो रहा है? 15,000, 14, 24, 17,000, 17,600 क्या वाट? इसका मतलब ये 17 किलो वाट हो गया। 17 किलो वाट हो गया, नहीं हो गया? लगभग 17.5 किलो वाट। अब तुमको 18 किलो वाट का कनेक्शन या 20 किलो वाट या 25 किलो वाट का कनेक्शन लेना होगा कि मान लो कभी वो कंप्यूटर बढ़ाना पड़ जाएगा तो बढ़ा लेंगे, एक बोर्ड बढ़ाना पड़ जाएगा तो बढ़ा लेंगे। अब ऑनलाइन नहीं होता है, ऑनलाइन ही आपका किलो वाट बढ़ जाएगा। अगर आपका सीपीएस कनेक्शन है तो आप ऑनलाइन अपना किलो वाट कभी भी बढ़ा सकते हैं। अगर 10 किलो वाट है तो आप इन्फॉर्मेशन खाली देना होता है कि हम भैया 20 किलो वाट यूज करें, तुम अपना देख लो कि तुमको कनेक्शन कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसी आधार पर हम लोग किलो वाट का निर्धारण करते हैं। अगर मान लीजिए कि आपके घर में एसी चल रहा है, रेट का एसी है, रेट का एसी अगर आप कनेक्शन लिए नहीं है अधिक वाट किलो वाट का, आपका फाइनल लग जाएगा बहुत ज्यादा, समझे? इसलिए जब भी आपको कोई भी कनेक्शन लेना हो तो वाट में जोड़ लेना है, उसको किलोवाट में बदल लेना है और उससे 2-3-4 किलोवाट ज्यादा का कनेक्शन ले लेना है। समझ में आ रहा है? तो उपभोक्ता का जो को प्राय किसमें मापा जाता है? भार। लोड किसमें मापा जाता है? किलोवाट। ये सब लोड है। जैसे आप जाइएगा ना कि हमको 10 किलोवाट ये चाहिए कनेक्शन, आपको पूछेंगे कितना लोड है आपका, आपको जगह इतना पंखा है, इतना बल्ब है, इतना ट्यूबलाइट है, इतना एसी है, तो समझ जाता है कि इसमें इतना किलोवाट में काम चल जाएगा। हम लोग मिस्त्री से जाके पूछते हैं, मिस्त्री साहब कितना किलोवाट का कनेक्शन ले ले? कहता है इतना का ले लीजिए। तो अपने मन में जोड़ लेता है, इतना वाट का है, इतना किलोवाट हुआ, थोड़ा सा बढ़ा के पूछ लेगा ताकि तुमको दिक्कत। समझ में आ रहा है? अब कहते हैं तो उसमें डाइवर्सिटी फैक्टर, डाइवर्सिटी समझते हैं? फ्लक्चुएशन, डाइवर्सिटी बोले तो फ्लक्चुएशन, अधिकतम मांग का योग तथा शक्ति केंद्र पर अधिकतम मांग के अनुपात को विविधता गुणांक कहते हैं। विविधता गुणांक और विभिन्न उपभोक्ताओं की अधिकतम मांगों का योग बटे शक्ति केंद्र पर अधिकतम मांग। विविधता गुणांक का मान कितना से बड़ा होता है? 1 से बड़ा। उसके बाद कैपेसिटी फैक्टर, औसत भार बटे प्लांट की क्षमता। इसको अगर डिवाइड कर दीजिएगा तो आपको कैपेसिटी फैक्टर दिखाई देगा। ये फार्मूला है, नथिंग, पूरे कुछ चीजें आपको अभी याद करनी होगी जो फार्मूला है। शक्ति केंद्र पर औसत भार तथा प्लांट की क्षमता का जो अनुपात होगा उसे हम कैपेसिटी फैक्टर कहते हैं। उपयोगिता गुणांक, यूटिलाइजेशन फैक्टर, अधिकतम मांग कि कितना आपको मान लीजिए हम कितना अधिकतम मांग फैक्ट्री में हो रहा है बटे संयंत्र की क्षमता, ये दोनों को उपयोगिता गुणांक कहते हैं और इसका मान भी 1 से कम होता है। फिर है सुरक्षित, आरक्षित या सुरक्षित क्षमता। मतलब आरक्षित मतलब बचा के जो रखते हैं, पावर प्लांट है हमारा, उसको उसमें हम जो बचा के रखते हैं उसको हम सुरक्षित क्षमता कहते हैं। मान लो कि अधिकतम मांग हमारा 100, हम जो जनरेट कर रहे हैं संयंत्र की क्षमता मान लो 110 है, कितना बचा के रख लिए? कितना बचा के रख लिए? इसको कहते हैं आरक्षित या सुरक्षित क्षमता। हमारे पास इतना सुरक्षित, हमारे प्लांट संयंत्र की क्षमता 110 है और अधिकतम मांग कितना है? 100। हमारे पास सुरक्षित कितना बचा? 10 सुरक्षित बचा जिसका हम यूज कर पाएंगे। समझे? इसका मतलब हम कितना तक जा सकते हैं, कितना तक यूज कर सकते हैं? 110 तक। लेकिन क्या 110 तक यूज करेंगे? नहीं करेंगे। थोड़ा सा भी अप होगा तो हमारा क्षमता ही घट जाएगा, ठीक जाएगा। एक लाइन में समझिए, अधिकतम मांग जो है, जो हमारी क्षमता है, कैपेसिटी है जनरेट करने की, उसमें से उसको घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा? सुरक्षित क्षमता। क्या मिल जाएगा? कहते हैं तो उसमें भार के प्रकार, टाइप्स ऑफ लोड, अलग अलग प्रकार का लोड है। इसमें पहला है घरेलू भार। घर में जो हम लोग लोड देते हैं, बताओ घर में जो लोड देते हैं मौसम पर डिपेंड करता है कि नहीं करता है? ठंडी में फैन क्या करते हैं? ऑफ करते हैं। ठंडी में एसी क्या करते हैं? ऑफ करते हैं। लेकिन बताओ इंडस्ट्री में जो लोड है वो क्या ठंडा गर्म पर बनता है? मशीन चलता है, ठंडा हो कि गर्म हो वह मौसम पर निर्भर। इस भार में, डोमेस्टिक लोड में, उन लोड में, इस भार में सामान्यतः घरेलू उपकरण जैसे कौन? पंखा, रेफ्रिजरेटर, हीटर, इलेक्ट्रिक प्रेस, टीवी, कूलर, मोटर, वॉशिंग मशीन, मिक्सर, ये घरेलू लोड है, इसको हम लोग डोमेस्टिक लोड कहते हैं। अधिकतर घरेलू लोड कुछ घंटों के लिए ही संयोजित होते हैं। जैसे ग्राइंडर यूज करिएगा, भर दिन यूज कीजिएगा, पंखा यूज कीजिएगा, भर दिन कीजिएगा, बल्ब यूज कीजिएगा, भर दिन कीजिएगा, दिन में थोड़ी कीजिएगा, केवल रात में कीजिएगा। लेकिन पटना वाला रूम होगा तो दिनों में करना हो नहीं। कहते हैं कुछ घरेलू लोड मौसम पर आधारित होते हैं। तब बताने जैसे बल्ब मौसम पर आधारित है, ठंडा हो कि गर्मी हो हमको चलाना है, लेकिन पंखा तो है, एसी तो है, तो कुछ घरेलू लोड मौसम पर आधारित है। घरेलू लोड का भार गुणांक, लोड फैक्टर कितना होता है? 10 से 12। हम लोड फैक्टर ज्यादा होगा, सस्ता कि महंगा? सस्ता। लोड फैक्टर कम होगा, महंगी बिजली उपलब्ध हो। औद्योगिक लोड है, इसे इस भार में मुख्यतः औद्योगिक प्लांट आते हैं या मौसम पर निर्भर। फैक्ट्री जो चलेगा मौसम पर निर्भर करेगा, हमेशा चलेगा। उसके बाद कमर्शियल लोड, कौन लोड? अतः इस भार में मुख्यतः ऑफिस, दुकान में आवश्यक उपयोगी उपकरण आदि आते हैं। यह भार भी मौसम पर निर्भर नहीं करता। कोई ऑफिस है, कोई दुकान है, हर मौसम में खुलेगा। नगर निगम, नगर निगम का ये हो गया। स्ट्रीट लाइट जिसको आप कहते हैं, इस भार में मुख्यतः नगर, रोड लाइट, पानी सप्लाई और पानी निकास आदि आते हैं। पानी निकास सप्लाई होता है तो मोटर चलाएगा ना, उसमें जो हमको विद्युत खर्च होगा उसको हम कौन कहेंगे? म्युनिसिपल लोड। इरिगेशन लोड, इरिगेशन मतलब पंप चलाने का लोड। अब तो पंप बिजली से चलता है। कहते हैं इस भार में मुख्यतः खेत में पानी सप्लाई के लिए मोटर का प्रयोग होता है। उसका ट्रैक्शन मतलब भारी लोड, जैसे ट्रेन के लिए बिजली चाहिए ना, ट्रेन हो गया, बस हो गया, ट्रॉली हो गया, बड़ा ट्रॉली हो गया, बस भी अब बिजली से चलता है। हमारे यहाँ भी नहीं चल रहा है लेकिन आने वाले समय में चलेगा। इस भार में मुख्यतः ट्रम कार, ट्रम देखे हो कलकत्ता वगैरह में ट्रम चलता है, ट्रॉली, बस, रेलवे इत्यादि। ट्रैक्शन का मतलब होता है चला उच्च क्षमता वाला कि निम्न क्षमता वाला। विद्युत ऊर्जा उत्पादन की लागत, लागत अलग अलग प्रकार का है। एक फिक्स कॉस्ट है जो तुमको एकदम लगबे करेगा, इनिशियल कॉस्ट इसको कहते हैं। जैसे विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करना हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट में पहले बांध बनाना पड़ेगा, जो फिक्स है, इसमें आप कोई वेरिएशन कर सकते हैं। और दूसरा है सेमी फिक्स, जो थोड़ा फिक्स है और थोड़ा नहीं है। और तीसरा क्या है? रनिंग कॉस्ट। रनिंग कॉस्ट में ईंधन आ गया। विद्युत ऊर्जा उत्पादन की जो लागत है, फिक्स कॉस्ट में आपका बॉयलर आ गया, टरबाइन आ गया, जनरेटर आ गया, ये फिक्स कॉस्ट है। सेमी फिक्स में आ गया जो कभी कभी खराब होता है। रनिंग में आ गया जो आप ईंधन देते हैं। अगर आप विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करना चाहते हैं तो फिक्स कॉस्ट आपको लगेगा, प्रारंभिक कॉस्ट दीजिए जाएगा, फिक्स कितना लगबे करेगा। उसके बाद सेमी फिक्स में आ गया, कुछ चीजें जो चलते चलते खराब हो गई। रनिंग कॉस्ट में क्या आ गया? ईंधन। रनिंग कॉस्ट में क्या आ गया? ईंधन। ये तीन, एक तो फिक्स कॉस्ट टरबाइन बॉयलर वगैरह चाहिए, एक उसकी मरम्मत के लिए चाहिए, और दूसरा उसके लिए फ्यूल चाहिए। बोलिए, ये तीन कॉस्ट है। कहते हैं फिक्स कॉस्ट वह लागत जो अधिकतम मांग और ऊर्जा उत्पादन से क्या होता है? स्वतंत्र होता है। कितना मांग होगा फ्यूचर में और कितना ऊर्जा हम उत्पन्न करेंगे इससे वो स्वतंत्र है। पहले तो बांध बनाओ, समझे? उसी को हम लोग कौन कॉस्ट कहते हैं? फिक्स कॉस्ट। और अगर एक फिक्स हो गया, देखो ये किसी चीज पर निर्भर नहीं करेगा, किसी चीज पर निर्भर नहीं करेगा। इसमें आओगे सेमी फिक्स कॉस्ट में तो ये महत्तम मांग जो है इस पर निर्भर करेगा, लेकिन ऊर्जा उत्पादन
निर्भर नहीं करेगा। रनिंग कॉस्ट मतलब ऊर्जा उत्पादन, टू पहले समझ लो, यह महत्तम मांग पर निर्भर नहीं करेगा, लेकिन ऊर्जा उत्पादन पर। फ्यूल मतलब ऊर्जा उत्पादन ना, देख लो, ये निश्चित लागत जो है ना, मैक्सिमम डिमांड कितना होगा हमारा फ्यूचर में, उस पर डैम बनाना निर्भर करेगा, और ना ही हम ऊर्जा क्या उत्पादित करेंगे उस पर निर्भर करेगा। पहले तो नदी को घेरो, बोलो न्यूक्लियर पावर प्लांट तो पहले तो वो व्यवस्था बनाओ कि 4 का काम ना निकले, बोले इसको हम लोग कहते हैं कौन कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट। उसके बाद आता है सेमी फिक्स कॉस्ट। इसमें महत्तम मांग, कौन मांग, महत्तम मांग जो है जितना होगा उसके आधार पर हम सेमी फिक्स कॉस्ट को फिक्स करते हैं। मान लो कि हमारा मांग बढ़ गया, हम इसको बढ़ा लेंगे, तत्काल कॉस्टिंग बढ़ा लेंगे, थोड़ा सा कोयला ज्यादा छोड़ देंगे, थोड़ा सा पानी का फ्लो ज्यादा बढ़ा लेंगे, थोड़ा न्यूक्लियर रिएक्टर में रिएक्शन बढ़ा लेंगे, या थोड़ा विंड पावर प्लांट में गति बढ़ा लेंगे, बोलो इसको कौन कॉस्ट कहेंगे, सेमी फिक्स, जो मांग के अनुसार बदलते रहे। ये ऊर्जा उत्पादन पर निर्भर है, लेकिन जो रनिंग कॉस्ट है वो मांग के अनुसार नहीं बदलेगा, ऊर्जा उत्पादन पर निर्भर। रनिंग कॉस्ट मतलब एक लाइन में समझ लो, ईंधन चलाने के लिए जो ऊर्जा लगेगा उसी को हम लोग कौन कॉस्ट कहते हैं, रनिंग कॉस्ट। समझ में आया कि नहीं? फिक्स कॉस्ट ना अधिकतम डिमांड पर निर्भर करेगा और ना ही ऊर्जा उत्पादन। तो निश्चित लागत वह लागत जो अधिकतम मांग और ऊर्जा उत्पादन से स्वतंत्र होता है, और अर्ध सेमी फिक्स कॉस्ट वह लागत जो अधिकतम मांग पर निर्भर करता है लेकिन ऊर्जा उत्पादन से स्वतंत्र होता है। और उसके बाद है परिचालन लागत, रनिंग कॉस्ट, वह लागत जो केवल किस पर निर्भर करता है, ऊर्जा उत्पादन यानी किस पर, ईंधन पर। ऊर्जा उत्पादन यानी किस पर, ईंधन पर। विद्युत ऊर्जा उत्पादन की लागत के लिए अभिव्यक्तियां, कहते किसी पावर स्टेशन द्वारा उत्पादित ऊर्जा की कुल वार्षिक लागत के दो तरीकों से व्यक्त किया जाता है। पूरा साल में जो ऊर्जा उत्पादन के लिए आपका लागत आएगा उसको दो तरीके से डिफाइन किया जाता है, एक होता है 3 पार्ट फॉर्म, एक होता है 2 पार्ट फॉर्म। 3 पार्ट फॉर्म में क्या होता है, ऊर्जा की कुल वार्षिक लागत बराबर क्या होता है, वही एगो फिक्स, एगो सेमी फिक्स, एगो रनिंग। इन्हें वन कॉस्ट है। पूरा साल में जो आप ऊर्जा उत्पादन कीजिएगा उसमें 3 गो कॉस्ट, एगो फिक्स कॉस्ट, एगो सेमी फिक्स, एगो क्या, रनिंग। कहते हैं इस विधि में उत्पादित विद्युत ऊर्जा की कुल वार्षिक लागत को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, इसलिए इसको 3 पार्ट फॉर्म कहते हैं। देखो की कौन है, हेडिंग है विद्युत ऊर्जा उत्पादन की लागत के लिए अभिव्यक्ति। लागत की अभिव्यक्ति दो प्रकार के, 3 पार्ट फॉर्म, एगो 2 पार्ट फॉर्म। इसको दोस्तों हम लोग कहते हैं कुल वार्षिक लागत बराबर फिक्स कॉस्ट, सेमी फिक्स कॉस्ट, रनिंग कॉस्ट। ऊर्जा की कुल वार्षिक लागत बराबर ए मान लो फिक्स कॉस्ट है, अब बी किलोवाट मान लो क्या है, सेमी फिक्स कॉस्ट है, और परिचालन के लिए कॉस्ट मान लो सी किलोवाट आवर। किलोवाट आवर मतलब ये जूल हो गया, किलोवाट आवर मतलब क्या हो गया, जूल। इसका मतलब ये हुआ कि निश्चित लागत अगर ये है, ये अमाउंट मान लो है, और अर्ध निश्चित लागत अगर बी किलोवाट है और परिचालन लागत अगर सी किलोवाट आवर है, तो ऊर्जा की कुल वार्षिक लागत बराबर ये फार्मूला होता है। आपको ये तीनों वैल्यू दे देगा और जोड़ के कहेगा आंसर निकालिए। इसी का जो दूसरा फॉर्म है, ये क्या है, अधिकतम मांग और ऊर्जा उत्पादन से स्वतंत्र वार्षिक निश्चित लागत। जो ए है ये फिक्स कॉस्ट है, जो ना अधिकतम मांग पर निर्भर करता है ना ऊर्जा उत्पादन के कॉस्ट पर निर्भर करता है। बोलो अब फिर बी क्या है, बी स्थिरांक है जिसे स्टेशन पर अधिकतम किलोवाट मांग से गुना करने पर वार्षिक अर्ध स्थिर लागत प्राप्त होता है, सेमी फिक्स लागत प्राप्त होता है। अगर आपको सेमी फिक्स लागत प्राप्त करना है तो बी एक स्थिरांक है जिसको किससे गुना करता है, किलोवाट। और अगर आपको ऊर्जा उत्पादन के लिए लागत कितना लगेगा वो निकालना है तो सी स्थिरांक है जिसे प्रति वर्ष किलोवाट आवर उत्पादन को गुना करके वार्षिक परिचालन यानी रनिंग कॉस्ट निकाला जाता है। ए फिक्स कॉस्ट है, बी भी कांस्टेंट है और सी भी क्या है, बी भी कांस्टेंट और सी भी क्या है, कांस्टेंट। अगर आप चाहते हैं सेमी फिक्स फिक्स कॉस्ट निकालना तो ए जो कि ना ऊर्जा उत्पादन पर निर्भर करेगा ना अधिकतम मांग, फिक्स है लगभग करेगा। बी एक स्थिरांक है जिसको किलोवाट से गुना कर देता है तो सेमी फिक्स कॉस्ट निकलता है, और सी एक स्थिरांक है जिसको किलोवाट आवर से गुना कर देता है तो रनिंग कॉस्ट निकलता है। वैसे ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, लेकिन अगर पूछा जाएगा तो ऐसा ही होगा। ये दूसरा देखिए, दो भाग में अगर करते हैं तो दो भाग में करेंगे तो फिक्स कॉस्ट को हटा देंगे, इसको हटा देंगे। कहते हैं दो भाग में, इस विधि में ऊर्जा वार्षिक लागत को दो भागों में बांटता है, एगो ए किलोवाट, एगो बी किलोवाट आवर। जहां ए क्या है, स्थिरांक है जिसे स्टेशन पर अधिकतम किलोवाट मांग से गुना करने पर कौन लागत प्राप्त होता है, वार्षिक लागत। और बी स्थिरांक है जिसे वार्षिक उत्पादित किलोवाट आवर से गुना करने पर वार्षिक परिचालन लागत प्राप्त होता है। खाली फिक्स कॉस्ट को हटा देंगे तब ये क्या कहलाएगा दोस्त मेरे, 2 पार्ट फॉर्म। फिक्स कॉस्ट, रनिंग कॉस्ट, सेमी फिक्स कॉस्ट, तीनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा, 3 पार्ट फॉर्म, 1 पार्ट फॉर्म, 3 पार्ट फॉर्म कहलाता है। अब कहता मूल्य ह्रास निर्धारण के तरीके, मूल्य ह्रास जैसे चला रखा रखा भी तो मूल्य खत्म होता है। ये वो जनरेटर आप अभी ले लीजिए और क्या 6 महीना बाद उतने दाम में बिक जाएगा। मूल्य ह्रास निर्धारण के तरीके, मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग डिप्रिसिएशन। अब मामला क्या है, हमने आपको कहा फिक्स कॉस्ट वह कॉस्ट है जो ना मैक्सिमम डिमांड पर निर्भर करता है और ना एनर्जी जनरेशन पर निर्भर करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, फिक्स कॉस्ट। सेमी फिक्स कॉस्ट वह कॉस्ट है जो अधिकतम डिमांड पर निर्भर करता है, डिमांड के अनुसार हम अपना कॉस्टिंग बढ़ा घटा लेते हैं। और रनिंग कॉस्ट वह कॉस्ट है जो केवल ऊर्जा उत्पादन पर निर्भर करता है, अधिकतम मांग पर निर्भर। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? अगर वही 2 स्टेप फॉर्म होगा उसमें 2 ही तो होगा, फिक्स कॉस्ट हटा देंगे। 3 स्टेप फॉर्म होगा तो 3 होगा, फिक्स भी होगा, सेमी फिक्स भी होगा, और क्या होगा, रनिंग। रनिंग निकालने के लिए कांस्टेंट को किलोवाट आवर से गुना करना है, सेमी फिक्स निकालने के लिए कांस्टेंट को किलोवाट से गुना करना है, और फिक्स कॉस्ट बराबर एक वैल्यू होगा जो क्वेश्चन में दिया हुआ। अब है मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग डिप्रिसिएशन, मूल्यह्रास निर्धारण के तरीके। हां इधर हम मूल्यह्रास निर्धारण के तरीके, लगातार उपयोग के कारण बिजली संयंत्र उपकरण में कोई भी उपयंत्र अगर जैसे जनरेटर है आपको लगातार यूज कीजिएगा तो उसका मूल्यह्रास होता है। अभी अगर आपने 50,000 में खरीदा है तो अगले साल बेचेगा तो 40 में बिकेगा, 1 साल और बेचेगा बाद में 30 में बिकेगा। अगर आप ठीक से नहीं रखे कहीं पानी में छोड़ दिया, जंग लग गया तो पहले 6 महीने में 30 में बिकेगा। तो डिपेंड करेगा कि आपने उसका रखरखाव कैसे किया है। अब देखो कहते हैं लगातार उपयोग के कारण बिजली संयंत्र उपकरण और भवन के मूल्य में कमी और मूल्यह्रास के रूप में जाना जाता है। सही बात की गलत बात? लगातार उपयोग की जगह मूल्यह्रास नहीं होगा, हर साल संयंत्र के मूल्य में क्या होता है, कमी, वार्षिक मूल्यह्रास के रूप में जाना जाता है। हर साल आपके संयंत्र के मूल्य में कमी होगा। स्क्रैप समझते हो, ये खत्म हो गया, कचरा, कचरा को हम लोग क्या कहते हैं, स्क्रैप। स्किलन हो गया, कोई चीज छील के रखे, कोई चीज तोड़ के रखे, कोई चीज जंग लग गया, खत्म हो गया, तो सबको हम लोग क्या कहते हैं, स्क्रैप। स्क्रैप का मतलब होता है कचरा, अवांछनीय पदार्थ जिसकी वांछना हमें नहीं। इसी परिसंपत्ति का वह मूल्य जो उसके उपयोगी जीवन के अंत के बाद प्राप्त होता है, देखा तो कबाड़ कहता है। कोई भी सामान जब अंत हो जाता है तो क्या चीज बेच देता है, कबाड़ी। अंत के बाद जो यूज हो गया, अब अगर कोई काम नहीं है, अब अगर बेचेंगे क्या करेंगे, कबाड़ मूल्य ने, स्क्रैप।
वार्षिक मूल्यह्रास शुल्क निर्धारण करने के लिए सामान्यतः निम्नलिखित विधि का उपयोग करते हैं। कौन कौन? स्ट्रेट लाइन विधि, डिमिनिशिंग वैल्यू और सीकिंग फंड विधि। ये तीन को विधि का उपयोग वार्षिक मूल्य के निर्धारण के लिए करता है। ये सब बैंक यूज करती है। इसका बैंक जब आपका सामान जब्त करेगी तो तीन तरीके से आपका मूल्य कितना डिप्रिशिएट होकर बन रहा है उसको निकालती है। जैसे आप कार लोन पे ले लीजिए, एक साल के बाद आपका मूल्य कितना होगा वो इस तीन पैमाने पर हो जाता है। एक तो स्ट्रेट लाइन मेथड, दूसरा डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड और तीसरा सिंकिंग फंड मेथड। पहला क्या? स्ट्रेट लाइन मेथड। इस विधि में कुल मूल्यह्रास और संपत्ति के उपयोग जीवन के आधार पर हर साल एक मूल्यह्रास शुल्क लगाया जाता है। जैसे मान लीजिए 1 लाख का था तो 3 साल में हम लोग कर देते हैं 10 या 30,000। 3 साल में कितना कर देते हैं? 10 या 30,000 के मान लो हाथ हुआ हो। स्ट्रेट लाइन मेथड क्या है? इस विधि में कुल मूल्यह्रास और संपत्ति के उपयोगी जीवन के आधार पर हर साल एक स्थिर मूल्यह्रास शुल्क लगाया जाता है। अगर मान लो 1 लाख की कोई वस्तु है, हर साल 10,000 करके हम मान लेंगे कि भैया 3 साल के बाद उसकी मूल्य कितनी हो जाएगी? 70,000। कितनी मूल्य हो जाएगी? अगर 1 लाख की कोई वस्तु है तो 3 साल के बाद मान लेंगे कितना हो गया उसका? 70,000। अगर किसी मूल्यह्रास हम लगाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? एकदम स्ट्रेट हो गया। 5 साल हुआ 50,000 कम 10 साल। 5 साल यूज किया है 50,000 दे दो। 3 साल यूज किया 10 या 30, क्या कहते हैं? स्ट्रेट लाइन मेथड। उसके बाद इसका फार्मूला होता है वार्षिक मूल्यह्रास शुल्क बराबर P - N S बटा N। जहां P क्या है? उपकरण की प्रारंभिक लागत, N क्या है? उपकरण का उपयोगी जीवन और S संयंत्र के उपयोगी जीवन के बाद स्क्रैप का मूल्य। जो खरीदता है वो तीनों पैरामीटर चेक करता है कि प्रारंभिक मूल्य। इसका फार्मूला देखो क्या है? P - S बटा N। वार्षिक मूल्यह्रास शुल्क जो होगा वो P - S बटा क्या होगा? N। देखो P - S बटा N। ध्यान से देखो, उपकरण का प्रारंभिक लागत मान लो कितना है? कितना है? 1 लाख। और उपकरण का उपयोगी जीवन कितना है? मान लो वर्ष में, मान लो 10 साल है, उपयोग कर लिया है 10 साल। बोलो तब उपकरण का उपयोगी जीवन वर्ष में हो गया। और संयंत्र के उपयोग जीवन के बाद स्क्रैप, मान लो कचरा में अगर हम बेचेंगे ना तो सीख लो चला 8 दाम में कोई चीज नहीं खरीदना, फार्मूला लगा दे। कचरा में अगर अरे टीवी देखो भाई, टीवी हो जाएगा 1 लाख में से 10,000 क्या कितना? लगो 90,000 बटा 1 जो कटिए इसका दाम हो गया। अब देखो जो 9,000 तुम दाम लगाए हो कचरों में बिकेगा तो फायदे में रहेगा। लेकिन रेट सामान इसी पर खरीदना कहते हैं। गांव में कहावत है कि बेसी दुश्मनी हो ना और सेकंड हैंड कार खरीदो। तुम समझो कि अगर किसी का भी तुम मूल्य लगाना, कहते हैं इंजीनियर होकर के कैसे ठगा गया? इंजीनियर होकर के तुम ये मूल्य लगाना कि भैया कितना में लिए थे? कहेगा 1 लाख। तो कहना भैया कचरा में बेचेंगे तो कितना लगेगा? मिलेगा। वैसे 1 लाख की 9,000 जो है कि कचरा का मूल्य हम 10,000 लिए। 1 लाख का गाड़ी अगर कचरा में भी बेचोगे ना कम से कम 20,000 रुपये मिलेगा। ये गाड़ी कितना किलो? बोलिए 2 व्हीलर 400 किलो, 150 किलो। लोहा बिकता है अभी हमको लगता है 25 रुपए किलो। 30 टका तो 15 दिया, 45,000 टका कचरा की वैल्यू होना चाहिए। आपको 4500 150 गुना 30 15, अच्छा 4500 होना चाहिए। अभी ज्यादा ले लिए और ये घटेगा तो वैल्यू बढ़ जाएगा। ये घटेगा, इसको अगर हम 4500 की जगह मान लो कितना ले लिए 5,000 तो वैल्यू देखो कितना हो जाएगा? तो कितना होता है? अब 30 कितना आ जाएगा? 95,000 बटा 10 तो बढ़ा कि घटा? हाँ कितना बढ़ा? कचरा 3 सेकंड के कितना दाम बढ़ता है? तब लोग 10 टका की छोटे कम लेता है। हम अगर 95 में मोटरसाइकिल ले लेते हैं कचरों में बेचेंगे ना तो लॉस में नहीं। लेकिन कुछ बुढ़वा आदमी होता है जो 1 लाख का मोटरसाइकिल 40,000 ले, वो तो डिपेंड करता है एकरो पर रे। अगर मान लो यही गाड़ी अभी तो 95 आया जब 10 साल यूज किए, यही गाड़ी मान लो 5 साल यूज करते तब का वैल्यू आ जाता कितना? 95,000 बटा 5 कितना आ जाता? 19,000। अब सही है 3 साल होता तो भागा 3 होता तो वैल्यू बढ़ जाता। बुझा रहा है? टोटल लागत माइनस कचरा में बेचने पर वैल्यू। अब कहेगा कैसे पता चलेगा? वजन देख लो कितना है, लोहा का रेट देख लो, अब बट कितना साल आप यूज किए, इसको भागा दे दीजिएगा तो आपको रेट एक्सैक्ट आप कितना में उसको खरीद सकते हैं जो एकदम कभी लॉस में नहीं जाइएगा वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है? कहते हैं तो उसमें फार्मूला क्या होगा? वार्षिक मूल्यह्रास शुल्क होगा P - S बटा N। अब ये हो गया स्ट्रेट फॉरवर्ड। उसके बाद आते हैं हम किस पर? डिमिनिशिंग वैल्यू। डिमिनिश करना मतलब डिप्रिशिएट करना, खरीद होना मतलब नष्ट होना। कहते हैं इस विधि में उपकरण के घटे हुए मूल्य पर हर साल एक निश्चित दर पर मूल्यह्रास लगाया जाता। देखो घटा हुआ मूल्य मान लो तथा इस विधि में उपकरण के घटे हुए मूल्य पर जितना मूल्य पर घट गया, जैसे मान लो कि कोई एक सामान तुम लिया 1 लाख, मोबाइल लिया था तुम, कोई आदमी लिया 30,000। अब मोबाइल की कीमत घट जाएगा कि बढ़ जाएगा? जो समय बढ़ रहा है तो मोबाइल की कीमत घट गया, उसका कीमत हो गया 20,000। तो पहले तो कीमत में नाश हुआ अब तब फिर हर वर्ष की भांति 30,000 में नहीं करेंगे तब कितना में करेंगे? 30,000 में। तब यहाँ से कितना लॉस जाएगा वो निकालें। अगर 30,000 निकालोगे तो 10,000 ऑलरेडी घट गया, यहाँ से तुम लॉस निकालोगे तो प्रॉफिट में आ जाएगा। नहीं समझा? जो पैसा उसका घटा मूल्य जो मार्केट में घट गया, 30,000 का कोई फोन पहले यही फोन मिलता था, अब यही फोन 20,000 में मिलता है। अब यहाँ से ना लॉस कैलकुलेट करेंगे कि लॉस में जो डिमिनिश हुआ है मतलब कम हुआ है उसी को डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड कहते हैं। इस विधि के उपकरण में घटे हुए मूल्य पर हर साल एक निश्चित मूल्यह्रास लगाया जाता है। बोलवे नहीं करेंगे। अब कहता है टिकिंग फंड विधि। इस विधि में हर साल एक निश्चित मूल्यह्रास शुल्क लगाया जाता है और उस पर सालाना अगर इस साल 10,000 घटा तो 4 साल के बाद उसका चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा उसको हम कौन विधि कहते हैं? टिकिंग फंड मेथड। इस पर कंपनी जो लोग एक्वायर करता है इसी विधि से करता है। ये पूरा कंपनी एक्वायर कर लिया उसको ये फार्मूला लगा के वैल्यू निकाल लेता है, तब पता है भैया तुम्हारी कंपनी का कॉस्टिंग अब हुआ है इतना। अच्छा मूर्ख आदमी जाता है इसे देखता है कहता अच्छा ये 2 लाख में दे दो, आप कह रहे 2 लाख में लेके बड़ी उड़ा दिया जी। जब सही तरीके से आप बुझाता है ना, आप देखिएगा आप अपने घर को गिरवी रखिए, अपना कोई गाड़ी गिरवी रखिए, सोना गिरवी रखिए, तो उसमें सर्वेयर आता है, सर्वेयर मूल्य लगाता है कि अभी इसका मूल्य कितना, उसका 80% आपको लोन देगा ताकि बाद में कब जा सकते उसका कैलकुलेट करता है कि बैंक कभी घाटे में ऐसा नहीं कि अच्छा 70 लाख दे देंगे, ऐसा नहीं करता है। उस सब वैल्यू को
निकाल के अपना फाइनल कंक्लूजन निकाल के बैंक को देता है, इस हिसाब से इसका वैल्यू इतना लग रहा है, आप इतना इसको खरीद सकते हैं या इतना आप लोन दे सकते हैं। विद्युत संयंत्र के अर्थशास्त्र में प्रयुक्त वार्षिक ब्याज चक्रवृद्धि विधि के स्कीडिंग फंड विधि के नाम से जाना जाता टैरिफ समझते हो? नहीं, टैरिफ डाले हो मोबाइल में, 1 साल का टैरिफ, 3 महीने का टैरिफ नहीं डालती है मोबाइल में, टैरिफ नहीं डालते हो 1 महीना। अच्छा, रिचार्ज समझता है? पागल बोलोगे कहता जिस दर पर उपभोक्ता के विद्युत ऊर्जा बेची जाती है उसे क्या कहते हैं? टैरिफ। जैसे अगर आपको 7 रुपए पर यूनिट के हिसाब से बेचा जा रहा है, मेरा टैरिफ कितने का है? 7। अगर आपको 300 रुपए में रिचार्ज मिल रहा है 1 महीने का, आपका टैरिफ हुआ 300 पर मंथ। नहीं समझे? 10 रुपए पर डे का टैरिफ है। टैरिफ होता है जिस दर पर उपभोक्ता को कोई सामान बेचा जाता है उसी को क्या कहते हैं? टैरिफ। अगर मान लीजिए कि आपको कोई सामान 10 टका में मिल रहा है, 10 टका डेली पर, आपका टैरिफ कितने का हुआ? 10 टका। 300 रुपए महीने पर मिल रहा है, आपका 300 रुपए पर मंथ का टैरिफ हो गया। हम कभी दुकान वाले के पास जाइएगा, आप कहिएगा 300 रुपए महीना वाला टैरिफ डाल दीजिए। टैरिफ को हम लोग क्या करते हैं? फिर से चार्ज कर दीजिए। जैसे क्या करेंगे, आप देखिएगा जो पहली बार जो सिम आपको चार्ज करके मिलता है वो कहता है 200 का टैरिफ है, 200 का टैरिफ है, 200 का टैरिफ। आप फिर से जब आप पहले कहता है 200 का रिचार्ज है, 200 का रिचार्ज है, अगर कह रहा है मतलब टैरिफ और रिचार्ज में अंतर नहीं पता, पहली बार में हम लोग टैरिफ डालते हैं, टैरिफ चार्ज हो गया, अब फिर से रिचार्ज करते हैं। अब बोलता है ना टैरिफ, टैरिफ सुना है कि नहीं? अब थोड़ा याद आ रहा होगा, ऐसे कभी खड़े होकर सुनना, थोड़ा पता चल जाए। अब ये सुन क्या है ना, जिस दर पर उपभोक्ता को विद्युत ऊर्जा बेची जाती है उसे क्या कहते हैं? टैरिफ। टैरिफ के प्रकार हैं सरल टैरिफ, जब ऊर्जा की प्रति यूनिट दर निश्चित होती है उसे क्या कहते हैं? सरल टैरिफ। जैसे गांव में देखना, पहले छटकिया लाइन चलता था, गरीब सबको दिया गया था कांग्रेस के टाइम में कि आप 6 रुपए के टैरिफ में आपका महीना यूज कीजिए, आपका कितनों कुछ हो जाएगा, आपका बिल 6 टका। जो बीपीएल सेवाधारी थे अब उसको खत्म कर दिया गया, अब आप जितना यूज कीजिएगा उतना का बिल आएगा। पहले छटकिया लाइन बहुतों का अभी भी चालू था, ये हाल फिलहाल में जो प्राइवेट सेक्टर को दे दिया गया तब उसको हटा दिया गया ना, 6 टका फिक्स था, उसका पूरा साल में 72 टका का बिल आता था। और ये चला सही भी था, मान लीजिए एकदम गरीब है, डेली मजदूरी करता है, 6 टका मिलना ही चाहिए, लेकिन अब उसको मिलता है 350। अब एक दिन का लाइनों के लिए मजदूरी करना है। कहते हैं सरल, जब ऊर्जा प्रति यूनिट की दर निश्चित होती है उसे सरल टैरिफ कहते हैं। और फ्लैट रेट टैरिफ, जब अलग अलग तरह के उपभोक्ताओं से अलग अलग एक समान प्रति यूनिट दरों पर शुल्क लिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? फ्लैट रेट। अलग अलग उपभोक्ता से जितना किलोवाट का लेते हैं उतना किलोवाट के हिसाब से अगर आपको रेट देना पड़ता है तो उसको क्या कहते हैं? फ्लैट रेट टैरिफ कहते हैं। उसके बाद क्या है? ब्लॉक रेट टैरिफ में ऊर्जा खपत को ब्लॉकों में विभाजित किया जाता है, ये घर के लिए इतना, कंपनी के लिए इतना, ऑफिस के लिए इतना, तथा प्रत्येक ब्लॉक के प्रति यूनिट कीमत को क्या किया जाता है? क्या भैया कंपनी में चलाओगे तो इसका 300 टका लगेगा, ऑफिस में चलाओगे 200 टका लगेगा, घर में चलाओगे 100 टका लगेगा। इसी को क्या कहते हैं? ब्लॉक रेट। ब्लॉक है, इससे ना ज्यादा और ना इससे कम। पहले ब्लॉक की कीमत अधिक होती है और दूसरे ब्लॉक की कीमत कम। जैसे आप लोग नहीं कहते हैं कि पहला आप ले लीजिए कि पहला कनेक्शन लीजिएगा उसकी कीमत ज्यादा है, एक ही आदमी 5 को कनेक्शन लिया तो बहुत जगह ऐसा होता है कि मान लीजिए 5 को घर है आपका तो पहले में कीमत ज्यादा लगेगा, लेकिन एक ही आदमी 4 को घर का देता है तो अगले घर में उसको कीमत कम देना पड़ता है। उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ब्लॉक रेट टैरिफ। एक होता है स्ट्रेट जो फिक्स होता है, जितना आपको लगवे करेगा। अब 2 भाग टैरिफ, 2 पार्ट टैरिफ। 2 पार्ट टैरिफ होता है, 2 पार्ट होगा तो 2 पार्ट में होगा, तो बोलेंगे ये। इसके बाद है दूसरे, देखो ब्लॉक रेट टैरिफ हुआ अलग अलग ब्लॉक के लिए अलग अलग रिचार्ज, आप फ्लैट रेट टैरिफ हुआ अलग अलग उपभोक्ता के लिए अलग अलग रिचार्ज। आज स्ट्रेट हो गया, जब निश्चित फिक्स कर दिया कि आपको इतना बिजली बिल देना ही पड़ेगा। उसके बाद 2 पार्ट 3 पार्ट जो हम लोग पीछे पड़े हैं, स्कीडिंग में चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ा जाएगा, डिमिनिशिंग में कितना आपका वैल्यू घटा है उसके हिसाब से आपका मूल्य लगाया जाएगा। और स्ट्रेट लाइन मेथड में 3 महीने से ऐसा बढ़ता है। क्लियर? यहां से दूसरे लगता है कि क्लास और लग ही जाएगा, थोड़ा सा ही तो है, खत्म कर देगा। आज खत्म कर दे, छोड़ कर दे, 10 मिनट लगेगा, खत्म कर लो। फ्लैट रेट टैरिफ हो गया। 2 पार्ट टैरिफ, जब 2 पार्ट में है कि किलोवाट और क्या है? किलोवाट आवर। ये बताओ क्या रनिंग कॉस्ट है कि कौन कॉस्ट है? खपत ऊर्जा। अभी क्या है? अधिकतम मांग। कहते हैं जब विद्युत ऊर्जा की दर उपभोक्ता की अधिकतम मांग और खपत ऊर्जा की यूनिट के आधार पर निर्धारित की जाती है उसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? 2 पार्ट टैरिफ। क्या कहेंगे उसको? 2 भागों में टैरिफ को हॉपकिंस डिमांड टैरिफ के नाम से भी जाना जाता है। अगर 2 भाग में टैरिफ हो, अधिकतम मांग और ऊर्जा खपत के हिसाब से अगर टैरिफ हो उसे कौन विधि कौन डिमांड कहते हैं? हॉपकिंसन डिमांड। जहां उपभोक्ता के विद्युत ऊर्जा का शुल्क उसकी अधिकतम मांग और ऊर्जा की खपत के अनुसार प्रभावित किया जाता है, इसे Z बराबर क्या कहते हैं? A प्लस dy के रूप में व्यक्त किया जाता है, उसे हॉपकिंसन दर के रूप में जाना जाता है। एक लाइन में समझ लो, अगर 2 पार्ट में होगा टैरिफ, यानी टैरिफ अगर 2 चीजों पर डिपेंड किया, एक तो आपने अधिकतम मांग कितना मांगा और दूसरा आपने रनिंग कॉस्ट कितना दिया, अगर उस पर डिपेंड किया उसको कौन विधि कहेंगे? हॉपकिंसन डिमांड करेंगे। 3 पार्ट टैरिफ जब उपभोक्ता से लिया गया, देखो यही 3 पार्ट है। हो ये क्या है? फिक्स कॉस्ट, मैक्सिमम डिमांड और क्या है? रनिंग कॉस्ट। बोलो, कहते हैं जब उपभोक्ता से लिया जाने वाला कुल शुल्क 3 भागों में विभाजित होता है उसे 3 भाग टैरिफ कहते हैं। ये क्या है? फिक्स चार्ज। बी क्या है? और सी क्या है? भैया 3 भाग टैरिफ को डोहर्टी टैरिफ के नाम से जानते हैं। 2 भाग को हॉपकिंसन टैरिफ और 3 भाग को डोहर्टी टैरिफ के नाम से जानते हैं। भारतीय रेल में कितना से कितना? 2000 से 2500 एचपी। भारतीय रेल डीजल लोकोमोटिव की दक्षता 2000 से कितना एचपी? 2500 एचपी। हाइड्रोलिक टरबाइन के साथ कपल्ड अल्टरनेटर में ध्रुवों की संख्या बताओ क्या होती है? हाइड्रोलिक है, टरबाइन के साथ कपल्ड अल्टरनेटर में ध्रुवों की संख्या तो अधिक होती है, परंतु स्पीड पता है ना, ऐसे भी चला NS बराबर हो जाएगा 120 F/P। ये तो आपको पता है ना, हाइड्रोलिक टरबाइन होगा तो इसका स्पीड कम। और सिलेंड्रिकल की साइलेंट ना, साइलेंट पोल रोटर लगा होता है। अगर स्पीड कब कम होगा? जब पोल की संख्या ज्यादा होगी। हाइड्रोलिक टरबाइन में स्पीड कम की ज्यादा, साइलेंट की सिलेंड्रिकल। तो साइलेंट होगा तो स्पीड का मान कम कब होगा? जब पोल का मान ज्यादा की कम ज्यादा होगा। हाइड्रोलिक टरबाइन के साथ कपल्ड अल्टरनेटर में ध्रुवों की संख्या अधिक होती है परंतु स्पीड कम होती है। कितना? 1000 आरपीएम तक।
राष्ट्रीय विद्युत संहिता का उपयोग आवासीय भवन वायरिंग, वाणिज्यिक भवन वायरिंग, औद्योगिक भवन वायरिंग के लिए किया जाता है। कभी भी इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के हिसाब से ही वायरिंग होना चाहिए हर जगह, चाहे वो घर में हो, उद्योग में हो या किसी भवन में। राष्ट्रीय विद्युत संहिता का मतलब हुआ इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल। ऊर्जा संयंत्रों में तापमान की वृद्धि, ऊर्जा संयंत्रों में तापमान में वृद्धि से कार्य क्षमता रेखा के नियम का पालन करता है। ऊर्जा संयंत्र में अगर तापमान में वृद्धि होगा, मेनली थर्मल पावर प्लांट की बात कर रहा है, तो कार्य क्षमता वृद्धि होगा कि कमी होगा? जितना ज्यादा तापमान होगा उतना ज्यादा वेपोराइजेशन होगा, जितना ज्यादा वेपोराइजेशन होगा टरबाइन उतना ज्यादा घूमेगा, ज्यादा फ्लक्स कटेगा, ज्यादा ईएमएफ जनरेट होगा। बोलो ये कहता है गैस टरबाइन पावर प्लांट आमतौर पर पीक लोड आपूर्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। गैस टरबाइन पावर प्लांट का मतलब स्टीम से जो चलता है। बताओ, हम बोले थे तुमको स्टीम कोयला देकर कभी भी हम लोड को बढ़ा घटा सकते हैं, लेकिन पानी को बढ़ा घटा के जल्दी हम घटा बढ़ा सकते हैं क्या? सबसे ज्यादा पीक पर ले जाना किसको संभव है? थर्मल को कि हाइड्रो को? थर्मल को। तो थर्मल को हम लोग गैस पावर प्लांट भी कहते हैं क्योंकि उसमें जल को गैस में बदला जाता है। बोलेंगे कहते हैं गैस पावर प्लांट आमतौर पर पीक लोड, पीक मतलब महत्तम की न्यूनतम। एक वो कोयला इंजन है, कोयला प्लांट है, चला जाकर लोड को कभी भी क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। क्लियर नोजल ये प्रकार का नोजल है का उपयोग न्यूमेटिक नियंत्रण, न्यूमेटिक का मतलब द्रव, न्यूमेटिक का मतलब द्रव का हमेशा ही ध्यान रखना। नोजल का काम है द्रव को कंट्रोल करना, इसको कंट्रोल करना, लिक्विड को कंट्रोल करना। नोजल का काम है लिक्विड को क्या करना, कंट्रोल करना। बायोगैस का नाम सुने हो, गोबर गैस सुने हो, उसमें सबसे अधिक क्या होता है? मीथेन। बायोगैस उत्पादन पशुओं के गीले गोबर से किया जाता है। किससे किया जाता है? और ये खुला चक्र गैस टरबाइन का अधिकतम दक्षता कितना परसेंट होता है? 50%। अब बायोगैस में सबसे अधिक क्या होता है? मीथेन। क्या होता है? मीथेन होता है। फोर स्टॉप डीजी सेट, डीजल जनरेटर सेट, ये सही चक्र का क्रम। तो अगर आप फोर स्टॉप इंजन पढ़े होंगे तो पहले होता है चूसन, फिर होता है एक स्टॉप, फिर कंप्रेशन, दूसरा स्टॉप, कंप्रेशन कौन स्टॉप, दूसरा, फिर यहाँ आग लगता है, फिर होता है एक्सपेंशन, तीसरा, फिर दबा के धुआं छोड़ देते हैं, उसको कहते हैं कंप्रेशन स्टॉप। सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन, एग्जॉस्ट। पहले डीजल और वायु के मिश्रण को चूसते हैं, फिर उसको दबाते हैं, आग लगता है, फिर फैलता है, और फिर धुआं को बाहर निकलता है। ये फोर स्टॉप है। फोर स्टॉप डीजल डीजी सेट में, डीजी समझते हो ना? कहते हैं डीजी है, डीजी मतलब डीजल जनरेटर सेट है। वह उसको हम कहते हैं जो डीजल देकर वह जनरेटर चलता हो तो उसको हम लोग कौन सा कहते हैं? डीजी सेट। सही चक्र का क्रम में पहले चूसता है एयर फ्यूल मिक्सचर को, फिर क्या करता है? दबाता है, और फिर आग लगता है तो शक्ति मिलता है, और फिर क्या करता है? निर्वासित करता है, निवास नहीं करता, निर्वासित करता है। डीजल जनरेटर सेट का उपयोग होने वाले लुब्रिकेंट तेलों का एसएई नंबर क्या प्रदर्शित करता है? श्यानता। एसएई बोले तो कितना सिंगल देखें, एसएई, एसएई लिख दे तो देखा पहला पॉइंट। एसएई नंबर से यह पता चलता है कि कोई भी पदार्थ या द्रव की श्यानता अधिक है या कम। इसको कहते हैं तो सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स, ये फुल फॉर्म इसका होता है सोसाइटी ऑफ। नेक्स्ट पॉइंट, जिसकी श्यानता अधिक होती है वह गाढ़ा होता है, और जिसकी श्यानता कम होती है वह पतला होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स। ठीक है, यह श्यानता को प्रदर्शित करता है। जिसका श्यानता ज्यादा होगा गाढ़ा होगा कि पतला, और जिसकी श्यानता कम होगी वो। विशिष्ट ईंधन खपत का फॉर्मूला होता है प्रतिदिन डीजल खपत आप बटे प्रतिदिन यूनिट का उत्पादन। प्रतिदिन कितना आपका डीजल का खपत हुआ, प्रतिदिन कितना आपका उत्पादन हुआ, इसको भाग दे तो क्या आ जाएगा? विशिष्ट ईंधन खपत एट द एंडिंग ऑफ योर चैप्टर। थोड़ा सा लंबा था, हमको लगता है 9वां या 10वां क्लास होगा। एक बार बढ़िया से रिवीजन करके और फिर उसका क्वेश्चन बनेगा। अगले दिन हम लोग स्टार्ट करेंगे तो या तो सर्किट ब्रेकर या ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है।